अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, नावल्स भी पढ़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सब, आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है खुशगवार ज़िंदगी। सानी राइट्स ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है जब आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। उससे ये होगा कि मैं आपको जब भी नावल अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलें अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। खुशगवार ज़िंदगी, सानी राइट्स। मे आई कम इन सर? यस कम। बाकी बात उसके मुंह में ही रह गई अपनी कज़न को एज अ स्टूडेंट देखकर। जोन आयशा के हालात भी कुछ कम ना थे। इस इंसान को सर कहकर हलक तक परवाह हो गया था। यू कैन ट्रस्ट, यू कैन सिट मिस जोनाइशा। जोनाइशा, थैंक यू सर कहते हुए वो पानी की बोतल पटक कर रखते हुए बैठ चुकी थी। जोनी, तुम सर को जानती हो? मायरा ने कोहनी मारते हुए पूछा। हाँ यार, कज़न है, गलती से। जोनाइशा ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर बात ख़त्म हो चुकी हो आपकी तो क्लास शुरू करने की इजाज़त चाहूँगा। माहिद ने गला खंगारते हुए तंज़िया अंदाज में पूछा। जी सर जी, मायरा ने कहा। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक बिजनेस से रिलेटेड है। माहिद क्लास लेने में मसरूफ़ हो चुका था। बाकी स्टूडेंट्स भी दिलचस्पी से लेक्चर्स ले रहे थे। माहिद का पढ़ाने का अंदाज़ ही कुछ ऐसा था। माहिद अपने सर की चॉइस पर कॉलेज में 10 से 12 दिन लेक्चर्स देने पर आमादा हुआ था कि सर अफजल कोई न्यू लेक्चरर हायर कर लें। जुनाइशा माहिद के ताया अबू की बेटी थी, जिससे उसकी दूर दूर तक सलाम दुआ नहीं थी। माहिद इंतहाई संजीदा इंसान था, जबकि जुनाइशा शौक चंचल सी लड़की थी। वो लेक्चर से फारिग हुआ तो वाइस प्रिंसिपल मैम खदीजा क्लास में आई। सारी क्लास ने अदब से उन्हें सलाम किया। मैम खदीजा कोई बूढ़ी नहीं बल्कि 26-27 साल की थी। सर, कैसी लगी हमारी स्टूडेंट्स? माहिद को तो उनका आना ही ना भाया था और अब ये सवाल। अच्छी लगी। हैव अ नाइस डे कहते हुए माहिद क्लास से निकल गया। हाय अल्लाह, मैं मैम खदीजा को अपनी भाभी बनाने के लिए तैयार हूँ। दोनों में से कोई एक तो सुधर जाएगा, क्योंकि मैम खदीजा से नायशा भी खार खाती थी, क्योंकि वो इस पर उसकी मस्तियों की वजह से सख्ती करती थी। बकवास ना कर, मायरा को तप चढ़ी। सुनाइशा, बेटा आपको समझ आई सर की? यस मैम। रोनी ने फट से सर हिलाया और बाकी सबको यस मैम सर ने काफ़ी डिटेल से समझाया। ओके गुड, बेस्ट ऑफ लक। क्लास फ्री हुई तो कोमल के पेट में चूहे दौड़े। यार जोनी, चल कर टीम पर कुछ खा लें, पढ़ के भूख लग गई है। हाँ यार। जोनी ने बेचारों वाला मुंह बनाया। हालांकि दोनों में से किसी ने भी खास ध्यान से पढ़ा नहीं था। मायरा सिर्फ सोच सकी उनकी संगत में वो कौन सा पढ़ती थी। तीनों इंतहा की शरारती थीं। जोनी तो सबकी सरदार। उसे सर माहिद की आमद से एक मसला ये भी था कि खुल के शरारत भी नहीं कर सकेंगे। उन्होंने जूस लेस लिए और क्लास में आकर खाने लगी। तब उन्हें स्माही से मैम नसीम की आवाज़ आई, जो मुलाजमा पर गुस्सा हो रही थी। यार मैम नसीम, खुद को पता नहीं क्या समझती हैं, सारा दिन तो आया जी काम करती रहती है, फिर भी इनको आराम नहीं। कोमल ने अफसोस से कहा। हाँ यार, खुद चाहे उनको कोई दूसरी बार खाना भी ना पूछता हो। जुनी ने जूस पीते हुए कहा। कभी कभी तो उनको एहसास होगा स्टूडेंट टीचर से सीखते हैं, क्या हम ये सीखें? शट, मायरा ने मुंह बनाया। हाँ ना यार, कल हाँ दिया धोनी की बहन ने मुझे आवाज़ दी। मैंने रूम से ही गला फाड़ के कहा, बको मामा कहती ये सीखती हो कॉलेज में। कल तो कुछ ना बोली, आज जाकर बताऊंगी मामा, बिल्कुल यही सीखती हूँ, जोनी कह के हंस पड़ी। मायरा ने हंसते हुए उसे थप्पड़ मारा। वैसे ये सर माहिद प्यारे हैं नहीं जोनी? जोनी ने खासा मुंह बनाया। प्यारे छोड़, कड़वे कसीले हैं। क्लास मैम, खदीजा ने गुस्से से सबको मुखातब किया। सारी क्लास मुतवज्जो हुई। आपका लेक्चर है मैम नसीम के साथ, और सब यहाँ हैं। जो नायशा सेक्शन कहाँ है आपकी? मैम खदीजा को खांसी तब चढ़ी। जो एक्टिव रहने की वजह जुनैशा को
प्रोटेक्ट प्रोक्टर प्रोक्टर बना चुकी थी। वो मैम बैग में अभी लाती हूँ। बैग में क्या कर रही हैं मैम? लगा तो रही हूँ, जुनाइशा ने सेट करते हुए कहा। जाएं रूम नंबर 3 में क्लास लें। ओके मैम। और एक बात को, कॉरिडोर से इंसानों की तरह गुजरना, चू चू करते हुए नहीं। सर मैं नसीम की क्लास सब मैम नसीम की क्लास लेने के लिए गए, वहीं रुक गए सब। मैम नसीम का पारा 7 आसमानों पर था। पूरे 10 मिनट लेट हैं आप सब। आपकी सज़ा यही है कि यहीं दरवाजे पर खड़े होकर क्लास लें सब। लेकिन मैम जूनियर्स के साथ सामने क्या इज़्ज़त रह जाएगी? हर एक गुजरते हुए देखेगी हमें। रोनी ने मासूमियत से जाए कहा। शट अप, अच्छी बात है, देखें सब, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई मेरी क्लास में लेट आने की गलती ना करे। मैम ने गुस्से से कहा और वाइट बोर्ड पर लिखना शुरू किया। सबको खासी शर्मिंदगी हुई, लेकिन रोनी को साथ साथ भूख भी महसूस हुई, तो बैग से लेस का पैकेट निकाला जिसके अंदर मौजूद लेस का चूरा बन गया था। पर फिर भी वो बड़े नहामाक से खा रही थी। जैसे तैसे वहाँ वक़्त गुजारा। क्लास ख़त्म हुई और सब क्लास में शुक्र का कलमा पढ़ते हुए आए। या अल्लाह, मैं तो थक गई हूँ, टांगें दर्द कर रही हैं। मायरा ने दहाई दी। और खाओ लेज़, रोनी ने खाली रैपर मायरा को मारते हुए कहा। अस्तगफुरुल्लाह, भूख तुम दोनों को लगी थी? हाँ तो चली जाती क्लास लेने। कोमल ने नीचे दब से बैठते हुए कहा। कॉलेज के ऑफ टाइम का वक़्त हुआ और एक रोना। यार अंकल को समझ क्यों नहीं आती? रेंट इतना ज़्यादा लेते हैं और फंसा फंसा कर ले जाते हैं मुर्गियों की तरह। मायरा, इतनी कम जगह होती है, सांस बंद होना शुरू हो जाती है मेरी तो। सोनी ने रोज़ का रोना रोया और चादर करते हुए भागी। कोमल, बच्चों आज तो खिड़की वाली सीट मेरी। कोमल और जोनी एक ही वैन में आती थीं। रुक जाओ मेरी जान, नहीं हो कोमल दाइयाँ देती हुई भागी। पीछे मायरा सुकून से बैठ गई, क्योंकि उसके भाई ने 5 मिनट बाद आना था। वो वैन पर नहीं आती थी, अपने भाई के साथ बाइक पर आती थी। जाते साथ रोनी बैग फेंकते हुए यूनिफॉर्म समेट लेट गई। हादिया, ज़रा फ़ोन तो लाना। आते साथ ही हुक्मनामा जारी किया। सांस भी लिया करो, आते ही फ़ोन पकड़ लेती हो। जोनी की मामा ने डांटते हुए कहा। अरे मामा, क्या करती हैं? देखें, बिल्कुल भी किसी ने मैसेज नहीं किया, बेवफा लोग हैं सारे। जोनी ने फ़ोन सराहने रखा और किचन में गई कुछ खाने पीने की गर्ज से। पता नहीं कौन से खुश नसीब लोग हैं जो हुई फाई लोगों की तरह मेज़ पर सजाया खाना खाते हैं। छोटी सी चीज़ पर इतना बड़े बड़े जुल्म, हाय रब्बा। उसने सालन प्लेट में निकालते हुए दहाई दी। माहिद घर आया। अस्सलाम वालेकुम माहिद ने परवीन बेगम को सलाम किया। आ गए बेटा, कैसा रहा दिन? शबाना, माहिद की माँ ने उसे पानी देते हुए पूछा। ठीक गुजरा। अम्मी, जुनाइशा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जाती है? हाँ बेटा, माशाल्लाह से ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाएगी उसकी इसी साल। अच्छा, माहिद ने क्लास देते हुए कहा। खाना लगा दूँ? नहीं अम्मी, फ़िलहाल सोऊंगा, माहिद कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। शबाना गिलास किचन में रख कर आई। रोनी खाना खा के यूनिफॉर्म चेंज करने गई। चेंज करके बाहर तो उसे अपनी चप्पल ना मिली। मामा, मेरी चप्पल कहाँ है? उसे उलझन हो रही थी ऐसे फर्श पर चलते हुए। ये रही। एक हसीब जोनी के भाई उसकी तरफ चप्पल उछाली। हसीब के बच्चे, दूसरी किधर है? बताओ, वरना तेरी चप्पल बाहर नाले में फेंक आऊँगी। जोनी ने गुस्से से कहा। वो रही सीढ़ियों के नीचे। इंसल्ट कॉलेज से होती है, गुस्सा मुझे मासूम पर निकालती है। मामा और जोनी आपी ने इतना सख्त मारा है मुझे। हसीब ने वहीं से झूठी दहाई दी। रुक, अभी खा कर भी जा। जोनी ने दांत कुचकुचाए। रुक, अभी खाकर भी जा। जोनी ने दांत कुचकुचाए, लेकिन हसीब फुर्ती से उसके पहुँच से बाहर पहुँचा। जोनी, क्यों मारा है हसीब को? छोटा भाई है, कितनी बार कहा है ना किया करो लड़ाई। जोनी के बाहर जाने से पहले हसीब अदालत लगवा चुका था। मामा, सच्ची मैंने कुछ नहीं कहा, चूहे को खुद से लगा रहा है। जोनी ने सफाई पेश की। देखा मामा, आपके सामने आपके चश्मो चराग को चूहा बोल रही है।
हसीब ने तीली लगाई। हसीब चुप करो, बड़ी है तुम भी कम नहीं हो। मामा की बात सुनकर जोनी ने जुबान दिखाई और कमरे में आकर लेट गई। उसे लेटते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हादिया उसके साथ आकर लेट गई। मोटी थोड़ी जगह लो आकर फंसा दिया। उफ, क्या गुनाह किया था अल्लाह जी, जो ऐसी बहन भाई मिल गए। जोनी बड़बड़ाती हुई फिर से नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। रात के वक्त मायरा असाइनमेंट बना रही थी कि कोमल का मैसेज आया। मेरी शहजादी, मेरी असाइनमेंट भी बना लाना, हम दोनों की तो राइटिंग एक जैसी है। मायरा को अफसोस होता था अपनी राइटिंग पर, जो गलती से कोमल से मैच करती थी। नहीं बना रही, खुद बना ले, फ्री नहीं बैठी हूँ मैं। जवाबी कार्रवाई की गई। अच्छा ना मेरी जान, नहीं फिर सुबह मेरी तरफ से लेस डन कर। अब तो बना ले, मुझे पता है तुम बना लोगी। सो गुड नाइट। मायरा मैसेज पढ़कर अब गोला हो गई। चुड़ैल सख्त चिड़चरी उसे अब अपनी असाइनमेंट के साथ साथ उसकी भी मुकम्मल करनी थी। सो उसने जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू किए। हुमैरा बेगम जोनी की अम्मी रोटियां बना रही थी जब जोनी वहां आई। मामा, आपको पता है माहिद, मेरा मतलब है भाई माहिद ने हमारा कॉलेज ज्वाइन कर लिया, हमारी क्लास भी ली आज। तो बेटा अच्छी बात है, ये तो घर की बात हो गई। कोई भी मसला हुआ पढ़ाई में तो उनसे शेयर कर लेना। लो जी, मैं यहाँ तो मजाज ही और हैं। जोनी फिर सिर्फ सोच सकी। कोई मसला नहीं, माशाल्लाह से लाइक बच्ची है आपकी। फर्जी कॉलर झाड़ते हुए जोनी शेल्फ पर बैठ गई। जितनी लाइक फाइक हो बेटा, जानती हूँ मैं, ये क्या कहते हैं, घर के बर्तन का पता होता है। मामा, आप भी ना कभी तो तारीफ़ कर दिया करें, आपकी बेटी बेटी हूँ। जोनी ने नीचे उतरते हुए कहा। वहाँ से राह फरार पकड़ी क्योंकि सरदार उससे कामों से भागने वाली लड़की, क्या पता हादिया की जगह पर बर्तन ना धोने पड़ जाएं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसी आँख लगी कि आँख खुलने में ही नहीं आई। मेरा पराठा उस स्टाफ की तरफ भागते हुए जुनाइशा भाग रही थी। बड़ी मुश्किल से पहुंची। वहाँ ड्राइवर साहब उसको छोड़ जाने के मूड में थे। वो भाग के अंदर बैठी। जुनाइशा, जल्दी आया करें, अक्सर बेशतर लेट हो जाती हैं आप। अंकल, आप जल्दी आ गए हैं, मैं अपने सही वक्त पे आई हूँ। फर्श से बहाना तैयार था। जी बिल्कुल बेटा जी, मैं ही जल्दी आकर गलती करता हूँ, आप तो लेट नहीं आती। ड्राइवर ने दांत पीसते हुए कहा। अंकल, क्या कर लिया करें इंतज़ार, हम भी तो करते हैं छुट्टी के वक्त आपका। जोनी ने मुंह बनाते हुए कहा। मजीद कोई जवाब ना दिया। उनको पता था नहीं मानती उसने अपनी गलती। जब वो क्लास में पहुंची तो मायरा पहले ही मौजूद थी। जोनी ने बैग रखा, चादर फोल्ड करके रखी और याद से लगाए कि मावदा फिर इंसल्ट होने का खदशा था। अरे कोमल, गाड़ी भी देख रही थी, मस्कारा लगा के आई हो? जोनी ने तशवीशी अंदाज में पूछा। हाँ यार, चेक किया था। खुश तो नहीं हुआ? कोमल ने बताया। कल से मैं भी लगा के आऊँगी। जोनी पहले से तैयार थी। तब तक किंजा उनके पास आई। सुनैशा मैम तुम्हें ऑफिस में बुला रही हैं। या अल्लाह खैर। सीधा हाथ दिल पर गया। मैंने तो कुछ नहीं किया आज फिर। खैर वो ऑफिस की तरफ गई। मैं आई कमिंग मैम? जी आए बेटा, मैम खदीजा ने प्यार से कहा। वहाँ बाकी क्लासेस की भी प्रोक्टर्स मौजूद थीं। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने बुलाया? वालेकुम सलाम। जी बेटा, हाँ सबको ये मैसेज दें कि वो ग्राउंड में आएँ, बात करनी है उनसे। ओके मैम। सब ऑफिस से सीधा अपनी अपनी क्लासेस में आ गई और 10 मिनट बाद सारी गर्ल्स वहाँ मौजूद थी। मैम ग्राउंड में बने थोड़े ऊंचे स्टेज पर गईं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम, स्टूडेंट्स ने जवाब दिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी जा रही है। पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग हटकर एक्टिविटी भी होनी चाहिए। सो हम कॉलेज में कल्चर डे रख रहे हैं। मैं चाहती हूँ सब स्टूडेंट जोशो खरोश से इसको मनाएं और पाकिस्तान के कल्चर का इजहार करें। एक और अहम बात यह है कि कॉलेज में 5 हाउसेस बनेंगे जिनको अलग अलग सूबे और रंग दिए जाएंगे। मैम नसीम, ज़रा अनाउंसमेंट कर दें, हाउसेस किस क्लास को कौन सा सूबा दिया जाएगा। स्टूडेंट पंजाब ब्लू हाउस, BSc पार्ट 2। सिंधी रेड हाउस, BA पार्ट 2। बलोचिस्तान ब्लू हाउस, FSc पार्ट 2। बिल्चिस्तान ऑरेंज हाउस, FA पार्ट 2। एंड लास्ट वन
सारी फर्स्ट ईयर के लिए खैबर पख्तूनख्वा ब्लू हाउस। आर यू एक्साइटेड गर्ल? यस मैम, सब ने जोश से कहा। सबसे ज़्यादा जोश रोनी थी, जिसे अपना कल्चर यानी पंजाबी कल्चर मिला था। अब सब क्लास में जा सकते हैं। जो प्लानिंग करनी है करें, तैयारी करें। जीतने वाले हाउस को नाम भी दिए मिलेगा। कल से प्रॉपर आपको तैयारी के लिए वक्त दिया जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। सब क्लासेस की तरफ चल दी। जोनी, मायरा और कोमल तो बहुत खुश थी। कुछ दिन पढ़ाई को टाटा बाय बाय, लेकिन हाय रे किस्मत, क्लास में इंटर होते ही 2 मिनट बाद हिटलर सर माहिद भी इंटर हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम सर। वह मुश्किल ज़ब्त के पहरे बैठाए कहा। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर? सब खामोश। सब वो हमारा कल्चर डे है। आयशा की ज़ुबान ना रुक सकी। आज मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, माहिर ने कहा। सर आज ही सुबह अनाउंस किया मैम ने। किन्सा ने? आज तो नहीं है ना, तो मैं आपकी क्लास लेने आया हूँ, ना कि आपका कल्चर नामा सुनने। सर आप भी हमें कोई आइडिया दें ना, हमने पंजाब को प्रेजेंट करना है। कोमल ने लेक्चर से बचने के लिए कहा। पंजाब हमारा अपना सूबा है, बहुत से आइडियाज़ हैं। स्टूडेंट अपनी ईज़िली कर लेंगे। ज़्यादा मसला हुआ तो इंटरनेट से हेल्प ले लीजिएगा। जी सर, कोमल ने कहा। तब तक आया जी ने क्लास का दरवाज़ा लॉक किया। सर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं मैम। जी आप जाएं, आ रहा हूँ। माहिद को तो रह कर पछतावा हो रहा था यहाँ आने का। वो ऑफिस में गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माहिद ने सरसरी सा जवाब दिया। सर दरअसल हमारे कॉलेज में कल्चर डे रखा गया है, तो सर अफजल की भी ख्वाहिश है कि आप भी इसमें शिरकत करें, स्टूडेंट की हेल्प करें। मैम खदीजा ने कहा। जी मैं कोशिश करूँगा, थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम कहते हुए माहिर बाहर आया। टीचर्स स्टूडेंट्स सब एक जैसे। अब ये काम शुरू कर दें। माहिर बेटा कर शेयर आइडिया ना किए तो इंसल्ट वाली बात है। वो बड़बड़ाते हुए क्लास में आया। क्लास आप कल्चर डे की तैयारी कर सकते हैं, बशर्त ये कि मेरा सर खाए बगैर। माहिर ने खुशनुदी सुनाई। सर आप भी हमें ज्वाइन करेंगे? वैसे हमारा हाउस ब्लैक है, तो हम सोच रहे हैं कि सब ब्लैक ड्रेस बनवाएं। मायरा ने कहा। ब्लैक ड्रेस पर उसने जुनाइशा को देखा, क्योंकि उसकी दादो हरगिज़ अपने किसी पोते पोती को काले रंग के कपड़े पहनाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। स्टूडेंट मैं कोशिश कर सकता हूँ ज्वाइन करूँ, बाकी ये ड्रेसेस वगैरह खुद तक रखें, तब जब वो मुनासिब लगे वो पहन आऊँगा। जी सर, मैं तो ब्लैक कमीज़ के नीचे पटियाला शलवार बनाऊँगी, ऊपर हम दुपट्टा गोल्डन सही रहेगा ना? रोनी के ख्यालात शुरू हो चुके थे। हाँ अच्छा लगेगा, कोमल ने कहा। मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक ड्रेसेस के अनवार लगे हैं, कोई भी पहनाऊँगी। मायरा खुश ना थी और इस कलर से, और कोमल भी नया सूट ख़रीदने का सोच रही थी। आइडिया चुटकी बजाते हुए एकदम जुनाइशा खड़ी हुई थी। माहिर हैरानगी से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जो पहले फ़ोन में कुछ दिख रहा था। मिस जुनाइशा, आइडिया ही आया है, कोई ज़लज़ला नहीं। क्लास में हैं आप? माहिर ने गुस्से का इजहार किया। ओह सॉरी, मैं बस ये कह रही थी क्यों ना हम एक हीरो रांझा भी बनाएं, कैसा रहेगा? सारी क्लास को ऐसा आइडिया पसंद आया कि ये आइडिया यूनिक था, किसी ने सोचा ना था होगा। मजाल है जो पढ़ाई की तरफ ऐसा दिमाग लगाया हो, माहिर सोच सका। वेल आइडिया है आपका। माहिर को भी अच्छा लगा उसका आइडिया। शुक्रिया सर, जुनाइशा ने फ़ख्र से कहा, जैसे पता नहीं क्या फ़तह कर लिया। जुनाइशा महमूद के ख़िलाफ़ खुशी खुशी आज घर आई। आराम से बैग रखा, चेंज किया, सीधा मम्मा के कमरे में घुस गई। मम्मा बड़े प्यार से उसके सराहने जा बैठी। जी बेटा, वो उठ बैठी। दादू के घर चलें? नई फरमाइश? खैर है धोनी? जी मामा, वो दादू से कपड़े लेने की इजाज़त चाहिए। जुनाइशा ने असल मसला बताया। हाँ, उन्होंने कब मना किया है तुम लोगों को कपड़े लेने से? दिमाग ठीक है? नहीं मामा, वो दरअसल कॉलेज में कल्चर डे, हमारा हाउस ब्लैक है। मैम ने सख्ती से कहा है कि ब्लैक ड्रेस लेनी है, वरना नंबर कट जाएंगे। अब मेरी वजह से मेरी क्लास हार जाए मुझे मंजूर नहीं। प्लीज़ मैंने दादों से इजाज़त लेनी है, सिर्फ एक बार ही पहनूंगी पक्का। लेकिन बेटा वो मना करती हैं, उन्हें नहीं पसंद, तो वो ये बिला वजह की ज़िद क्यों? मामा प्लीज़ आप चलें तो सही। सोनी ने उनको मनाना चाहा। हुमैरा बेगम को खुशी थी कि उनकी बेटी को सबका ख्याल है। वो उनको एक बार कहती तो उन्होंने ले देने थे, लेकिन अब उसे अपनी दादों की बात भी अजीज़ थी। अच्छा खाना खा लो, चलते हैं। नहीं मामा, वो वहीं से कुछ खा लूँगी ना। ये लें अपना दुपट्टा उठाए ना, उसने तो पहले ही तैयारी पकड़ रखी थी। अच्छा बाबा, चल रही हूँ। जुनाइशा, हुमैरा, माहिर
लोगों के घर गईं। जबरान परवीन बेगम का छोटा बेटा था और इमरान बड़ा जोनी के बाबा। दोनों भाइयों की शादी परवीन बेगम के ने एक साथ की थी। वो दोनों की खुशियाँ जीते जी देखना चाहती थी। इमरान के हाथ 6 साल बाद जुनैशा की पैदाइश हुई, लेकिन जबरान को अल्लाह ने माजिद से नवाजा। माहिद और जुनैशा में 6 साल का फ़र्क था। माहिद अकेला था और जुनैशा लोग 3 भाई थे, 2 बहनें, 1 भाई। अस्सलाम वालेकुम दादो, कैसी हैं आप? वो गर्मजोशी से उनसे मिली। हट पड़े, आज याद आई दादो की कि वो भी ज़िंदा है। तौबा तौबा, 4-5 दिन पहले ही तो आई थी। जुनैशा ने शबाना चाची से मिलते हुए कहा। हाँ तो रोज़ आते हुए क्या होता है? ओहो, दादो तो बड़े नखरे दिखाने के मूड में हैं। वो फिर से उनके पास बैठ गई तो उन्होंने सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पढ़ाई का पूछा। अच्छी जा रही है दादो, आपसे इजाज़त चाहिए थी। जुनैशा ने लाड में कहा। जी मेरा बच्चा, कैसी इजाज़त दादो? वो ना हमारे कॉलेज में कल्चर डे है, इसके लिए ब्लैक कलर के कपड़े चाहिए। वो दादो प्लीज़ मना मत कर दीजिएगा। कभी नहीं कहा, इस बार ज़रूरी है, एक बार ही पहनूंगी, उसके बाद नहीं पहनूंगी, पक्का। प्लीज़ ना मेरे बच्चे, हम लोग कम ही पहनते हैं इस रंग में कपड़े, पर तुम ले लो। अब वो क्या कहती हैं, उन्हें वैसे भी लगता था कि जो भी काले कपड़े पहने उसे नज़र लग जाती है। शुक्रिया दादो, आप बहुत अच्छी हैं। वाहिद को कब से आवाज़ें आ रही थी, वो बाहर आया। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी, कैसी हैं आप? उनके सामने झुकते हुए उसने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है ताई अम्मी। हमारा ने आंखों से इशारा किया कि जोनी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वाहिद, परवीन बेगम ने उसे बुलाया। जी दादो, ताई बेटा ताई अम्मी के साथ जाना और जुनैशा को जैसे कपड़े चाहिए वैसे दिला देना। जी अच्छा दादो। वाहिद ने जुनैशा की तरफ से देखा तो उसने अक्कर दिखाई के देख लूँ मेरी अम्मियत। ताई अम्मी कब तक चलना है? कल जाएंगे, आज मैं बहुत थक गई हूँ, जुनैशा ने फट जवाब दिया। बातें कर कर के माहिद ने सोचा। जी चाची, आज आपने क्या बनाया है? हुमैरा को देखती रह गई। बेटा करेले गोश्त बनाए हैं, माहिद को पसंद है ना, तो इसीलिए। खुद कौन सा करेले से कम है? जुनैशा बड़बड़ाई। लाऊं तुम्हारे लिए? शबाना ने पूछा। नहीं चाची, मैं खुद ले आती हूँ, आप बैठे ना, अच्छा नहीं लगेगा, आप जाएं। और दादो, आपके लिए चाय बना दूँ? हाँ मेरी जान, बना दो। वो अपनी दादू को सबसे अजीज़ थी, आखिर इतनी दुआओं के बाद जो मिली थी। वो उठकर किचन की तरफ चली गई। बाकी लोग अपनी बातों में लग गए। वाहिद पानी पीने की वजह से किचन में गया, बोतल निकाल कर शेफ पर रखी, गिलास में पानी डाला। सोनी तो इस मलाइजा कर रही थी कि वो तो बोतल को ही मुंह लगा लेती, इतनी मेहनत से बेहतर था। ऐसे क्या देख रही हो, मेरा भी घर है ये। माहिद ने उसके घूरने पर चोट की। जानती हूँ, बस ये सोच रही हूँ कि वक़्त की कदर नहीं है। आपको मुंह लगा लेते बोतल को तो मैं भी पानी पी लेते, प्यास बुझ जाती। जुनैशा ने बड़ी समझदारी की बात की। ओह रियली मिस जुनैशा, आप तो बड़ी समझदार हैं, बहुत शुक्रिया। वह खाना लेकर वहाँ लगे छोटे से मेज़ की तरफ गई जिसके गिर चेयर्स रखी थी। वो बोतल फ्रिज में रखने लगा तो जोनी की आवाज़ ने रोका। ये बोतल मुझे दे दें। ये लो। वो बोतल रखते हुए चला गया। जुनैशा ने आराम से खाना खाया, अच्छी सी चाय बनाई। ये ख़ास करामत भी दादों के लिए थी, साथ मामा और बाकी लोगों के लिए भी बनाई। सबको पेश की सिवाय खरूज करेले के। अरे बेटा, माहिद को भी दे आओ। दादों के कहने पर वो चाय लेकर माहिद के रूम में गई। खटखट से दरवाज़ा खुला। माहिद जो शर्ट चेंज करने के लिए बटन खो रहा था, उसके हाथ थमे और जुनैशा ने रुख मोड़ लिया। बेवकूफ़ लड़की, नाक करके नहीं आ सकती थी? उसने बटन दोबारा बंद करते हुए कहा। आई एम सॉरी, वो ये चाय देने आई थी। और साइड टेबल पर चाय रख कर भाग गई। वो भी बेड पर आके बैठा, चाय का कप उठाया, 1000 बार खुद को यकीन दिलाया चाय ही पी होगी। एक घूंट भरा तो पता चला कि बी ग्रेट। जुनैशा में सिर्फ एक ही क्वालिटी अच्छी है, वो ये कि अच्छी चाय बनाने वाली। वो सुकून से घूंट पीता चाय पीता रहा और ख़त्म करके शर्ट चेंज करके प्लेट बाहर निकल गया। तो जुनैशा घर आते हुए बहुत खुश थी कि उसे इजाज़त मिल गई। वो बहुत एक्साइटेड थी। जुनैशा, मायरा, कोमल और उनकी क्लास फुल तैयारियों में मगन थे। माहिद ने आज कॉलेज जाना मुनासिब ना समझा। उसके मुताबिक उसका वहाँ कोई काम नहीं था।
यार हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करनी होंगी अपने कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि बड़ी बड़ी कुर्सियाँ वो होती हैं खास बैठने के लिए, चारपाइयाँ वगैरह। माया ने कहा सही कहा यार, और नज़दीक तुम्हें ही हो, ये हमारा सारा सामान तुम ही करोगी। कोमल ने कहा मैंने काफ़ी सर्च भी किया है, हम आर्टिफिशियल कुआं भी बना लेते हैं, एक पेंट बनाते हैं जिसमें पंजाबी कल्चर के दूल्हा दुल्हन होंगे, और एक दरवाजे पर बड़ा बड़ा लिख के लगाएंगे कि जी आया नू। कैसा? जोनी ने आइडिया देकर राय चाही। बेस्ट मायरा को पसंद आया। वो खुदाया, खाने पीने का सामान कोमल को वश पड़ रहे थे, खाने का कुछ नहीं रखा। अरे यार रोटी रखेंगे साथ में, दही मक्खन वगैरह। हाँ इस दिन हम ये खाएंगे। कोमल का भी फिर से मुंह बना। उफ मेरी माँ, ये रखना है, प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी बेवकूफ़, मायरा ने समझाया। ओके ओके। खैबर पख्तूनख्वा वाले पठानों की चीज़ें इकट्ठी करने में मसरूफ़ थे, तो जो थोड़ा मुश्किल हो रहा था, आखिर वो पंजाब के शहर गुजरात से थे। वो कल्चर मेला खैबर पख्तूनख्वा का, खैर ये वो भी फर्स्ट ईयर थी, उनका सिक्का मनवाना अच्छे से आता था। रेड हाउस यानी सिंध के कल्चर वाले स्टूडेंट अजरक और सिंधी टोपियाँ उनकी सिंधी के अल्फाज समझने और इन कल्चर से रिलेटेड चीज़ें इकट्ठी करने में मसरूफ़ थे। सब स्टूडेंट जो खुश थे, ये एक्टिविटी सबसे हटकर थी। उसने उनको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल रही थी अपने साथ बाकी कल्चर्स की, उनके पहनने ओढ़ने, रहने सहने, खाने पीने की। काफ़ी दिलचस्प दिन जा रहा था। जुनैशा को अपने लिए कपड़े लेने जाना था, सो वो अपनी तैयारी कर रही थी जब हसीब और हादिया नाज़िल हुए। प्यारी आपी, हम आपके साथ जा सकते हैं? हसीब ने शीरी में डुबो कर कहा। जी नहीं, अब निकलो यहाँ से, जोनी ने कहा। आपी यार मैं तो तंग नहीं करती, मुझे साथ नहीं ले जा रही तो कुछ ले आइएगा मेरे लिए, हादिया ने कहा। हाँ हाँ मेरे लिए भी खाने के लिए। हसीब कुछ पीछे रहता। ओहो, वो ताकर बैठ गई। तुम लोग चले जाओ, मेरी खैर है। सच कह रही हैं आप अपी? हसीब कुछ नहीं जा रही हूँ मैं खुद, जल्दी से बात पलटी। क्या भरोसा वो दोनों नहीं जा रही हूँ मैं खुद, जल्दी से बात पलटी। क्या भरोसा वो दोनों उसे छोड़े खुद चले जाते। जुनैशा, माहिद, शबाना और हुमैरा बाज़ार आए थे। शबाना ने भी कुछ चीज़ें खरीदना थी, इसलिए वो भी साथ चली आई। जुनैशा को तो कुछ पसंद नहीं आ रहा था, आखिरकार एक शॉप पर उसको उसके मनपसंद कपड़े मिल गए तो सब ने शुक्र अदा किया। वहाँ से उसने कपड़ों की मुनासबत से झुमके और टिक्का खरीदा और गाड़ी में आकर बैठ गई। साफ मतलब था कि अब कुछ खाया पिया जाए, लेकिन शबाना हुमैरा को लिए दूसरी शॉप की तरफ चली गई और माहिद गाड़ी के पास ही खड़ा था। जुनैशा चीज़ें साइड पर रख के गाड़ी से उतरी। माहिद ने उसकी तरफ देखा कि अब क्या रह गया। उसे आइसक्रीम नज़र आ रही थी जिसे कब से इग्नोर कर रही थी, अब बस हो गई थी। कहाँ जा रही हो? माहिर ने ज़रा सख्त आवाज़ में कहा। वो आइसक्रीम, उसने इशारा किया। बैठो गाड़ी में, ले आता हूँ, माहिर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और उसे आइसक्रीम लाकर दी। सिर्फ एक का नीटो, उसने मुँह बनाया। सारा आइसक्रीम पार्लर खरीद लाऊं महारानी के लिए, माहिर ने कहा। एक तो ला कर देगी, ऊपर से नखरे। खुद ले लूँगी मैं। वो फिर से गाड़ी से उतरी। अच्छा और ला रहा हूँ, अंदर बैठो अंदर। वो नहीं चाहता था जुनैशा बाहर जाए, रश बढ़ रहा था और आए रोज़ हादसा। जुनैशा सदा की बेवकूफ़, उसे कहाँ समझ लगनी थी। माहिर ने उसे एक और क्रीम ला कर दी। शुक्रिया की ज़रूरत तो नहीं, उसने बाइट लेते हुए माहिर से पूछा। बिल्कुल है ज़रूरत, माहिर ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, क्योंकि हुमैरा और शबाना भी आ रही थी। और चलें फिर, किसी दिन कह दूँगी। शुक्रिया, फ़िलहाल मसरूफ़ हूँ। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का सब स्टूडेंट को बेसब्री से इंतज़ार था। आज फाइनली उनका कल्चर डे था। सब ने खूब तैयारी कर रखी थी। एक बड़ा सा स्टेज बनवाया गया था जहाँ सब ने आकर कल्चर से रिलेटेड कुछ कह कर के दिखाया था। सब स्टूडेंट अपने अपने हाउस के कलर्स के और कल्चर के लिहाज से तैयार हुई थी। सिंधी कल्चर की स्टूडेंट अजरक को सिंधी टोपी और उनके मखसूस लिबास में नज़र आ रही थी। इस तरह बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की स्टूडेंट भी चमक दमक रही थी। पठानों की लड़कियों की माथा पट्टी भी वो स्टूडेंट से लगा रही थी। मायरा और कोमल तो हीर रांझा की जोड़ी बनी हुई थी। मायरा हीर तो जबकि कोमल रांझा बनी थी और सबको उनकी जोड़ी काफ़ी पसंद आई थी। जोनाइशा ने ब्लैक कलर की गोल्डन कढ़ाई वाली शॉर्ट कमीज़, पटियाला शलवार और उस पर गोल्डन दुपट्टा लिया था। वो आज सही
जी जान लगा कर प्रॉपर तैयार हुई थी। लिपस्टिक, मस्कारा, मुनासिब सा मेकअप और बाल बांग निकाल कर टिक्का लगाया और झुमके भी पहन रखे थे। ऐसे वो हमेशा लापरवाह सी रहती थी, कभी खुद को संवारने की ज़हमत ना की थी, लेकिन आज अच्छी तरह से संवारा था। ऊपर से ब्लैक कलर उसे जच भी रहा था। वो प्योर पंजाबी लड़की लग रही थी। उसने हाथ में ग्रे कलर का कड़ा भी बड़ी महारत से पकड़ रखा था। कलर का गड्ढा भी बड़ी महारत से मैं खदीजा तो उसे देखकर हैरान रह गई कि आज वो बहुत प्यारी लग रही थी। कोमल ने तो देखते ही कह दिया था, सही मायनों में ढंग की लड़की लग रही हो। सीधी तारीफ की दोस्तों से कौन उम्मीद करे। अब सब यहाँ से वहाँ अपने अपने हाउस की सेटिंग में मसरूफ़ थी। तभी अनाउंसमेंट हुई कि सब स्टेज की तरफ बनाए गए सेटअप की तरफ आए। तो सब वहाँ चली गई। अरे सर माहिर नहीं आए? कोमल ने पूछा। अच्छा ही है ना आए, जोनी ने फट से जवाब दिया। तभी मैम नसीम की उबरती आवाज़ ने उनको पीछे देखने के लिए मजबूर किया। मोस्ट वेलकम सर माहिर। माहिर ने वाइट सलवार कमीज़ पहन रखी थी, कफलिंग फोल्ड किए बालों को सेट किए, वो भी टिप टॉप होकर आया था। बेशक उस पर सलवार कमीज़ पैंट शर्ट से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जुनैशा ने भरपूर नज़र डालकर मुंह फेर लिया, लेकिन माहिर ने अभी तक जुनैशा को नहीं देखा था। वो साइड पड़े सोफे पर विराजमान हुआ जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स के लिए लगाए गए थे। फिर सिलसिला तिलावत कुरान में मजीद से शुरू हुआ। स्टूडेंट्स ने तिलावत की। फर्स्ट की स्टूडेंट निमरा ने नात रसूल पढ़ी। अब हम फर्स्ट ईयर को दावत देंगे कि वो आएँ और अपने कल्चर को शो करें। स्टूडेंट स्टेज पर आई। उन्होंने पठान तर्ज के कपड़े पहन रखे थे और उनके कल्चर सब के सामने पेश किया। उसके बाद मरलावार सब स्टूडेंट आते रह जाते रहे, लेकिन माहिर को यह सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब हम PSC पार्ट 2 को दावत देंगे, वो आएँ और परफॉर्म करें। माहिर ने थोड़ी देर फ़ोन छोड़ा। आखिर को देखना भी था। इतने दिनों से उसकी कज़न तैयारियों में लगी थी। क्या ख़ास तैयारी की है उसने? पहले मायरा और कोमल आई। उनके पीछे मध्यम मध्यम म्यूज़िक चलता। मेरा चंदा मेरे आते रोज़ सजना वे तेरे नाल में लगी करा की। अरे पंजाबी मुझे नहीं पढ़नी। कोमल के हाथ में बांसुरी थी जिसे वो बजाते हुए नीचे बैठ गई। साथ ही मायरा उसके पास मल्टी कलर के झाबे में रोटी और मक्खन लेकर बैठी। तभी स्टेज पर जुनैशा बड़ी अदात से गडरा उठाए आई। माहिर को एकदम शौक की सी कफियत में जुनैशा को देख रहा था कि आया वो वही झोल जहंगीर में रहने वाली लड़की है जिसको किसी ने तराश कर पेशे कीमत हीरे की शक्ल दे दी है। वो अपनी परफॉर्मेंस कर जा चुकी थी तो तालियों की गूंज से माहिर वापस आया। अस्तगफुरुल्लाह जादूगरनी, ये क्या हो गया था मुझे? वो बड़बड़ाते हुए वहाँ से उठ गया। वाह, तुम लोगों ने कमाल कर दिया, किन्जा ने खुशी खुशी से उछलते हुए कहा। अब मेहमान खुसूसी जो दूसरे कॉलेज से आए हैं वो सबके हाउस देखने गए। सब ने बहुत अच्छे हाउस डेकोरेट किए थे। अपनी मखसूस ज़बान में उन्हें वेलकम किया। सब हाउसेस के ने कल्चर के मुताबिक खाने के लाजमात भी रखे थे। पंजाब का हाउस सबसे अच्छा लगा था सभी को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। सब मेहमानों को खाना खिलाने के बाद सबको विनर्स का बेसब्री से इंतज़ार था। मैं खदीजा बाकी टीचर्स के साथ विनर्स को अनाउंस करने आई। तो आज के विनर्स हाउस का नाम है पंजाब, यानी BSc पार्ट 2। या सब खुशी खुशी स्टेज पर अपना इनाम वसूल करने गई। बाकी सब होस्ट भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके सीनियर्स ने हमेशा उनके साथ अच्छा रवैया रखा था। सारा फंक्शन बहुत अच्छे से अपने अख्ताम को पहुंचा। जुनैशा, कोमल, किन्जा, मायरा और भी 2-3 स्टूडेंट्स मैम इशरत के पास खड़ी थी। जुनैशा को मैम इशरत की नेचर अच्छी लगती थी। वो काफ़ी नरम मिजाज थी। वो स्टेज के कॉर्नर पर खड़ी थी। कोमल काफ़ी थक चुकी थी। वो स्टेज स्टैंड पकड़ कर खड़ी थी। स्टेज के दूसरे अतराफ में बड़े बड़े लोहे के स्टैंड रखे कर इनको डेकोरेट किया गया था। मुझे लगता है हमें क्लास में चलना चाहिए। वो लोग वहाँ से जाने की तैयारी में थे। जुनैशा अब भी मैम से बात कर रही थी। कोमल सबसे ज़रा हट कर खड़ी थी। माहिर
स्टेज से सामान हटाने का कह रहा था। सब वहाँ से हटने लगे तो कोमल ने स्टेज को छोड़ा तो वो लड़खड़ाकर जुनैशा वाली साइड पर गिरा। माहिर ने भागकर बरवकत मैम और जुनैशा को वहाँ से पीछे किया। जुनैशा बैलेंस ना रख पाई और गिर गई। उस ऐसे सिचुएशन में समझ ना आई हुआ क्या है। माहिर ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चोट वगैरह आ जाती तो? जुनैशा कुछ ना बोली। मैं खदीजा जो थोड़ा शोर सुनकर इधर आई थी, जुनैशा को अपने साथ लगाकर कमर सुलाई। आप ठीक हो बेटा? जुनैशा ने रोते हुए सर हिलाया कि वो ठीक है, लेकिन असल में उसे बाजू पर चोट आई थी। मगर ये बताकर वो मजीद डांट अफोर्ड नहीं कर सकती थी। माहिर गुस्से से ऑफिस में चला गया। जुनैशा का रोना अब तक जारी था। बेटा सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मैम इशरत ने दिलासा दिया। माहिरा और कोमल भी काफ़ी डर गई थी। उन्होंने ज़ोर से उसको हक किया और पानी पिलाया। मैम खदीजा ऑफिस में आई। माहिर वहाँ पहले से मौजूद था। मैम कुछ कहती कि वो बोल पड़ा, जुनैशा को कह दीजिएगा कि आज वो मेरे साथ घर जाएंगी। मैम खदीजा जानती थी कि माहिर सोनी का कज़न है, लेकिन उनको इस बात की खुशी थी कि उसे इस बात की खुशी थी कि उन दोनों ने अपने काम से काम रखा, शोखापन ना दिखाया। मैं कह दूंगी जी बेहतर, वो कहकर चला गया। मैम खदीजा ने जोनी को बताया कि वो माहिर के साथ जाएगी। जोनाशा ने इनकार करना ही था कि उसके जहन में गाड़ी के हालात आए। ऐसे में तो उसका दर्द मज़ीद बढ़ जाता। और कॉलेज के गेट से बाहर आई। माहिर गाड़ी ले गेट तक लाया। कुछ स्टूडेंट जो वैन में बैठ रहे थे हैरानगी से उनको देख रहे थे। भला जुनैशा क्यों जा रही है सर के साथ? जुनैशा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके साथ आ बैठी। गुस्से और नाराज़गी से माहिर की तरफ देखा भी नहीं। माहिर ने आगे जाकर एक क्लिनिक पर गाड़ी रोकी। नीचे उतरो नीचे। जी क्यों? लेकिन क्यों? जुनैशा ने चौंक कर कहा। ये जो बाजू पर लगी है इसकी बैंडेज नहीं करवानी? कोई ज़रूरत नहीं है, घर जाकर मामा के साथ करवा आऊँगी। आपने मुझे साथ लाने की तकलीफ़ की, यही बहुत है। जुनैशा ने सारी लिहाज बलाए ताक रख कर उसे जवाब दिया। ताई अम्मी को घर जाके तंग ना करो, इसलिए कह रहा हूँ उतरो, वरना ज़ख्म ज़्यादा बिगड़ जाएगा। माहिर ने उतर के उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बताया। वो दोनों अंदर गए। जबकि जुनैशा की बैंडेज मुकम्मल होती है ताई अम्मी को इन्फॉर्म कर देता हूँ। माहिर ने फ़ोन निकाला। प्लीज़ आराम से। बहुत दर्द हो रहा है मामा जी। जुनैशा की आंखें लबालब पानियों से भर गईं। माहिर फ़ोन जेब में रखते हुए जुनैशा के साथ वाले स्टूल पर बैठा। कुछ नहीं होता, एक बार बर्दाश्त कर लो, फिर आराम आ जाएगा। नहीं प्लीज़, मैं घर जाकर मामा से करवा लूँगी, उसने बाजू खींचते हुए कहा। बेटा ज़ख्म गहरा है, ऐसा करेंगी तो जल्दी ठीक नहीं होगा। जोनी ने हौसला बांधते हुए बाजू आगे की। डॉक्टर जैसे ही मलहम लगाने लगा, उसने जल्दी से माहिर के हाथ पर हाथ रखे, आंखें बंद की। माहिर तो वहीं फ्रीज हो गया। देखें हो गया। आप वैसे ही डर रही थी। जोनी ने कमीज़ की बाजू नीचे करते हुए आंसू साफ किए। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। माहिर ने जुनैशा को उसके घर छोड़ा और खुद घर चला गया। उनके घर में 15 से 20 मिनट का फासला था। जुनैशा घर आई तो उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। क्या हुआ जोनी बेटा? उसकी मामा ने उसके पास बैठते हुए पूछा। उसने अपनी बाजू दिखाई। अल्लाह करम करेगा, ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसे प्यार करते हुए अपने सीने से लगाया। अच्छा उठो, आप चेंज करो, भूख है तो खाना लगा दूँ? नहीं मामा, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है मेरा बच्चा, रेस्ट करो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ठीक। ये छोटा सा जख्म आपके सामने कुछ भी नहीं है, हसीब ने कहा। मौके की मुनासबत से वो उसे तंग करने का रिस्क नहीं ले सकता था। वो भी तब जब हमारा बेगम सामने थी। जुनैशा चेंज करके लेटी रह कर उसे माजिद का डांटना याद आ रहा था। कितने और लोग थे वहाँ, सबके सामने डांट दिया। माहिर दादों के पास ही बैठा था। जब परवीन बेगम ने उससे फंक्शन के बारे में पूछा कि मेरी पोती इनाम लेकर आई है या नहीं। जी दादो, एक नहीं 2 इनाम लेके आई है। माहिर ने उसकी चोट को सोचते हुए कहा। ऐसा है क्या? क्या इनाम? उन्होंने इस खुशी से पूछा। एक तो कॉलेज की तरफ से, दूसरा बाजू जख्मी कर आई है। हाय मेरी बच्ची, ज़्यादा तो नहीं लगी उसे? मुझे पता है उसे नज़र लग गई है, इसीलिए कहती हूँ कि ना पहना करो ये रंग। उनका ना ख़त्म होने वाला लेक्चर शुरू। ओहो, मेरी नज़र कोई काली है जो लगेगी? कुछ सफाई पेश की। खुशी की नज़र भी लग सकती है। वो उठकर बैठ गया, लेकिन मैंने तो खुशी से नहीं देखा। ओह माय गॉड, जुनैशा क्यों सर पर सवार हो रही हो? उसने नींद में उतरते हुए सोचा। शाम के करीब उसकी आंख खुली। वो नहाकर कमरे से बाहर आया। माहिर बेटा, ज़रा हमारा के घर तो ले चलो, अपनी पोती को देखाऊँ और मुबारक भी दे आऊँ। जी दादो ज़रूर। मामा आप भी चलेंगी साथ? माहिर ने शबाना से पूछा। हाँ बेटा चलें, करें तैयारी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। माहिर रूम से चाबी लेने गया। बाहर आते हुए वो वापस गया, किचन से चॉकलेट पॉकेट में रखी और बाहर आया।
जोनी आपी भाई दादो आई हैं। हादिया ने उसे उठाते हुए खुशी से बताया। वो भी उठ के बालों का बेतरतीब सा जूड़ा बनाया, बाहों में चपड़ोसी और बाहर आई। दादो कैसी हैं आप? लाड से उसके गले लगते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ और कैसे चोट आई तुम्हें? उसने अपनी बाजू दिखाते हुए माहिद को देखा। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रही? परवीन बेगम ने जोनी पर देते हुए बाजू पर प्यार देते हुए पूछा। नहीं दादो, आप आ गई हैं ना? बिल्कुल नहीं हो रही, ध्यान रखा करो जोनी बेटा, ज़्यादा लग जाती तो। शबाना बेगम ने कहा। अच्छा चाची जान, इसने सर खम किया। आपको बताया दादो, इन्होंने मुझे सबके सामने इतना ज़ोर से डांटा था। माहिद की तरफ इशारा करते हुए उसने शिकायत लगाई। क्यों माहिद बेटा, सबके सामने क्यों डांटा? दादो ने पूछा। शबाना बेगम को भी माहिद से ये तवक्को ना थी। ये ध्यान क्यों नहीं करती? माहिद ने सफाई दी। दादो, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि सबके सामने डांट दिया जाए। मैं अपने स्टैंड को नहीं कहा था कि गिरो मुझ पे। और लोग होते होंगे जो गिरें तो प्यार से समझाएं और मरहम पट्टी करवाते हैं। यहाँ तो गुस्से ही ख़त्म नहीं होता। सोनी ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी सबके सामने माहिद की इंसल्ट करवाने की। माहिद बेटा, आइंदा ध्यान रखना। और तुम भी सोनी, माहिद सही कह रहा है। अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता तो कहाँ से लाते हम दूसरी जुनाइशा? परवीन बेगम ने प्यार से समझाया। अच्छा आए सब लोग, चाय वगैरह पिए। माहिद, कुछ और खाओगे? हमेरा बेगम ने पूछा। नहीं ताई अम्मी, आई एम फुल। जुनाइशा की तरफ देखते हुए कहा। जोनी आपी फ़ोन पर कॉल आ रही है मायरा आपी की। हसीब ने प्लेट से बिस्कुट उठाते हुए बताया। वो जल्दी से रूम में गई। हेलो मायरा। जोनी ने कॉल अटेंड की। कैसी हो यार? सर से ने ज़्यादा तो नहीं डांटा मायरा को? उसी की परेशानी खाई जा रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी इतनी हिम्मत के मुझे बाकी बात उसके हलक में उतरी क्योंकि वो हिटलर कमरे के दरवाजे पे खड़ा उसको गौर पेशानी सुन चुका था। तो क्या कह रही थी तुम? ज़रा फिर से कहना, माहिद ने संजीदगी से पूछा। कुछ नहीं, आपसे मतलब जो भी कहूँ आपको क्या? और दादू के सामने जो कहा उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं। वो तो बिल्कुल ठीक कहा मैंने। ऐसे कोई करता है जैसा आपने किया? जुनैशा ने मुंह बनाया। तो इसीलिए मुंह बना हुआ है, माफ़ी नहीं मिल सकती? माहिर ने 2 कदम कमरे में बढ़ाए। 1 मिनट के लिए तो जोनी गड़बड़ा गई कि आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ। बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। जाएं आप यहाँ से। ओके। माहिर ने चॉकलेट बेड पर रखते हुए कहा। नहीं चाहिए, ये चॉकलेट ले जाएं, इसे भी साथ। दिल पर पत्थर रखकर कहा, वरना दिल था कि भी हड़प कर जाए, लेकिन माहिर जा चुका था। अरे जोनी बेटा, चॉकलेट से क्या नाराज़गी? कौन सा उन्होंने बनाई है? उसने फर्श से खोल कर बाइट लेते हुए कहा। दूसरी बाइट उसके गले में अटकी क्योंकि वो चॉकलेट वापस लेने आया था। वो मैं सोच पड़ी रहेगी, कौन खाएगा? रिज़्क की ऐसी बेकदरी नहीं करते तो बस इसीलिए। वैसे भी कौन सा आपने खुद बनाई जो कड़वी होगी? जुनैशा ने सफाई दी। हाँ हाँ, यकीन करो मेरा मुंह किराए पर नहीं गया जो मैं नहीं खा सकता। लाओ वापस करो इसे। नहीं चाहिए थी ना तुम? माहिद ने मसनूई गुस्सा दिखाया। नहीं, वो बहुत ही कंजूस हैं आप। ये वाली मैं खा रही हूँ, न्यू लेकर दे दूँगी आपको। आंखें घुमाई। प्यारी अपी, मुझे भी देना। हसीब ने 120 की स्पीड से अंदर दाखिल होते हुए कहा। किस खुशी में दूँ? पतली गली से निकलो। वो बेड पर खड़ी हो गई। बाज माहिद का कहते हुए बाहर चला गया। हसीब सुबह हसीब को पता नहीं क्या पड़ी थी कि जुनैशा के साथ उसके स्टॉप पर पहुंच गया उसे छोड़ने के लिए। अरे यार, कब आएगा तुम्हारा डब्बा? हसीब ने उतार कर पूछा। कौन सा डब्बा? जोनी ने पूछा। वही मिठाई का डब्बा जिसमें बैठ कर जाती हो कॉलेज। थक गया हूँ खड़ा होके, हसीब ने दांत पीसते हुए कहा। वैन आती ही होगी आज। अंकल लेट हैं शायद, वरना तो जोनी ही भागम भाग पहुँचती थी वैन तक। लो जी, आगे अल्लाह के हवाले, मैं जा रहा। तो जाओ, मैं पाँव नहीं पकड़ रहे थे कि मुझे छोड़ कर आओ, जोनी कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। वो कॉलेज पहुंची तो पता चला मायरा आज छुट्टी पर है। छुट्टी मुझे करनी चाहिए थी, कर इसने ली। जोनी को गुस्सा आया। तब तक मैम नसीम क्लास में आई। परसों वाली असाइनमेंट सब सबमिट करवा दें सब स्टूडेंट। शिट, मायरा को कहा था बना लेना मेरी, लेकिन छुट्टी मार ली इसने। अब कौन मल बड़बड़ाई? बेवफा औरत, मेरी नहीं बनवाई ना, इसीलिए भुगतो अब। जुनैशा बेटा, आप सबकी असाइनमेंट लेकर मुझे दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर। स्टूडेंट ने माजिद को सलाम किया।
सही टाइम पर एंट्री मारी। जोनी ने दिल में कहा, अब टाइम मिल जाएगा तो बना लूँगी। मैम, ये क्लास लेने के बाद आपको मैं दे जाऊँगी। अभी आई तो सर गुस्सा करेंगे, जुनैशा ने ऐसा आवाज़ में कहा। ओके, याद से, वरना सज़ा के लिए तैयार रहिएगा, उन्होंने जाते हुए कहा। सज़ा के लिए तैयार रहिएगा। जुनैशा ने मुँह बगाया। माहिद ने क्लास लेनी शुरू की। जुनैशा और कोमल वक्फे वक्फे से असाइनमेंट बना रही थी। माहिद को पहले थोड़ा शक हुआ, फिर उसे यकीन हो गया। उनका लेक्चर में ध्यान बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ फ्रंट पे आके बैठें। सर, मैं, कोमल ने अपनी तरफ इशारा किया। नो जुनैशा, माहिद ने जुनैशा की तरफ इशारा किया। जुनैशा साहबा मुंह बनाते हुए उठकर आगे आ गई। माहिद उसके हाथ में असाइनमेंट देखकर मुस्कुराया। लेक्चर की तरफ ध्यान दे, माहिद ने बोर्ड मारकर खोलते हुए कहा। या अल्लाह, ये मेरे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा है। जोनी दांत पीसती रहेगी। अल्लाह पूछे आपको। माहिद ने लेक्चर जल्दी क्लोज किया। जुनैशा, अब आप मैम को सबकी असाइनमेंट देकर आ सकती हैं। माहिद ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा। जी सर, मैं करवा आती हूँ, बस अपना नाम लिख लूँ। जुनैशा ने 2 लफ्ज़ लिखे और बाकी सबकी भी लेकर कैंटीन चली गई। वहाँ सुकून से असाइनमेंट कंप्लीट की और मैम को दे आई। तब तक क्लास के ओवर होने की बेल हुई। शुक्र है बला टली, उसने दिल में सोचा। मैं आई कम इन सर? जुनैशा ने इजाज़त ली। नो, साफ इनकार। इतना वक़्त लगता है जितना आप लगा कर आई हैं। सब वो मैम को पानी भी दिया और भी उनको कोई काम था, इसलिए सॉरी बोलने की ज़हमत ना थी। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, बेस्ट ऑफ लक क्लास। अल्लाह हाफिज़ कहते हुए वो निकल गया। सबका ज़ोर रौब गुस्सा मुझ मासूम पर ही निकलता है, जबकि क्लास लफ्ज़ मासूम पर अश्क खाते खाते रह गई। मैम नसीम से क्लास लेने के बाद वो फ्री थी। किंजा बोतल क्लास में डाले ला रही थी कि जुनैशा अंदर धुन भागते हुए जल्दी से उससे टकराए। सारी बोतल किंजा के कपड़ों पर गिर गई। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं चला। जुनैशा ने आदत के खिलाफ जल्दी से माजरत की, वरना वो इतनी जल्दी सॉरी नहीं कहती थी। व्हाट रबिश जोनी, तुमने सारा यूनिफॉर्म गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, आओ साफ़ करते हैं। कोमल ने उसे ठंडा किया। वो वॉशरूम में गई, बोतल साफ़ की, लेकिन किंजा की शर्ट काफ़ी गीली हो गई थी और चिपक गई थी, जो काफ़ी अजीब लग रही थी। किंजा, यार यहाँ कैंटीन में खुश कर लो, जुनैशा ने कहा। ज़रूरत नहीं, चलो क्लास में। जुनैशा ने उसकी बात पर कंधे उकसाए। जब वो क्लास की तरफ जा रही थी, माहिद भी घर जाने की तैयारी में था। इसने एक नज़र इन तीनों को देखा। किंजा को देखकर गुस्से से नज़रें फेर कर निकल गया। किंजा को ढेरों शर्मिंदगी हुई। वो आग बगोला होती क्लास में गई। जुनैशा, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मुझे सर के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। किंजा बरस पड़ी। ओ हेलो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, कहा भी था कैंटीन में खुश कर लो। आज आया जी के अलावा कोई नहीं वहाँ, तुमने खुद नहीं सुनी बात, इसमें मेरा क्या कसूर। किंजा को तो सर पर लगी और तलों पर बुझी, लेकिन उसके दिल में बदले की आग जन्म ले चुकी थी। जुनैशा घर पहुंची। जाते साथ खाली घर के मुंह चढ़ा रहा था, क्योंकि उसकी मामा घर नहीं थी। उसको आदत थी सबके पहले मामा के सब पर हाजिर होने की। हादिया, मामा कहाँ गई हैं? मामा कराची गई हैं। वाट, ऐसे अचानक? जुनैशा को तो करंट लगा उसकी बात पर। हाँ यार, वो चाची के रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई है, तो उन्हीं के साथ गई हैं। कल तक आ जाएंगी। अपना ज़रूरी सामान ले लेना, थोड़ी देर तक माहिद भाई आ रहे हैं हमें लेने, हादिया ने तफसील से बताया। वो इतना कह सकी। माहिद का नाम सुनकर उसे किंजा का रवैया याद आया। वो यहाँ तो गई थी, शाम होने को थी, भूख भी लगी थी, लेकिन बना कुछ नहीं था। दादों को रेस्ट करने दिया था, तंग नहीं किया था। वो कभी किचन में जा रही थी तो कभी हाथ के चक्कर लगा रही थी। और अगर वाक पूरी हो गई हो मैडम की, तो कुछ खाने के लिए बना दो, सख्त भूख लगी है। माहिद की बात सुनकर जुनैशा ने बच्चों की तरह मुँह बनाया। मुझे तो चाय के अलावा कुछ नहीं बनाना आता। माहिद पहले से जानता था, बस वैसे ही तंग कर रहा था। सो सैड, मतलब भूखा सोना पड़ेगा। वैसे एक हाल है मेरे पास, अगर खाने के लिए मैं कुछ बाहर से ऑर्डर दूँ और तुम चाय बना दो। माहिद ने तजवीज़ पेश की। मंजूर है, जुनैशा ने फट से एक्सेप्ट किया। माहिद ने बिरयानी ऑर्डर की। हाँ मेरे शेर, क्या देख रहा है? माहिद ने हसीब से रिमोट लेते हुए कहा, जो मूवी देखने में मसरूफ़ था। बोर तो नहीं हो रहा? नहीं भाई, आप भी देखें, अच्छी मूवी है। तब तक बेल बजी। माहिद उठा, बिरयानी आ गई थी। जुनैशा ने प्लेट सेट की। माहिद ने परवीन बेगम को लाकर बिठाया। हादिया की तो बिरयानी में जान बसी थी। अह, सब ने खुशी खुशी बिरयानी खाई। हादिया, मज़ीद एक प्लेट बिरयानी मिलेगी अगर सारे बर्तन धोऊंगी, तो जुनैशा ने ऑफ़र दी। वैसे कौन सा आप धोती हैं? आप ही धो देती हूँ। ठीक है, मेरा हो गया, जुनैशा ने उठते हुए कहा। दादो उठें, आपको रूम में छोड़ दूँ? हादिया ने बर्तन धोए और हसीब के साथ मूवी देखने बैठ गई। जुनैशा दादो के रूम से निकलकर हाल में आई। मेरी चाय। माहिद ने अपनी डिमांड सामने रखी। सोचा था रफू चक्कर हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, बनाने लगी हूँ।
जुनैशा ने बिगड़े मूड से कहा। 2 कप बना के लॉन में ले आना। माहिद ने कहा। जी और हुक्म? जी नहीं, सिर्फ इतना ही, माहिद ने पलटते हुए कहा। 5 मिनट बाद जुनैशा चाय लेकर आई। एक यही काम बखूबी करती हो तुम, माहिद ने चाय पीते हुए कहा। इससे तारीफ समझूं या बेइज्जती? तारीफ ही समझो, माहिद ने कहा। जुनैशा ने दिमाग में किंजा कोई लिखी हुई वो किंजा जुनैशा बस किंजा को क्लियर करना चाह रही थी। बोलो, सुन रहा हूँ, माहिद ने कहा। गलती से बोतल उस पर गिरी थी, वैसे साफ करके आ रहे थे तो उसने यूनिफॉर्म की कमीज़। जुनैशा ने बात अधूरी छोड़ी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ध्यान नहीं दिया, माहिद ने आखिरी घूंट भर के चाय का कप रखते हुए कहा। लेकिन इस मासी ने तो चीख कर कान फाड़ दिए मेरे। जुनैशा ने मुँह बनाया। तो तुम में कौन सा कम पावर है? तुम मुझसे डबल चीख कर सकती हो, सकती हो फाड़ देना उसके कान के पर्दे कलसाब बराबर। माहिद ने हाथ पेश किया। फजूल, जुनैशा ने कप उठाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया चाय के लिए, माहिद ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जुनैशा को ये अच्छा लहजा हजम नहीं हो रहा था। जुनैशा आज माहिद के साथ ही कॉलेज आई। किंजा ने जुनैशा को माहिद की कार से उतरते हुए देख लिया था। माहिद जुनैशा का कज़न था। ये कम लड़कियां जानती थी। यार ये सर आहत के साथ क्यों और कैसे? ईशा ने किंजा से पूछा। छोड़ ईशा, चलता है ये सब। किंजा ने अपने नीते बदला लेने की कोशिश की कि कल तक वो बता देगी ईशा भी एक ही स्टूडेंट को माहिद और जुनैशा का आपस में क्या रिश्ता। लेकिन वो उसकी नेचर से भी काफ़ी वाकिफ़ थी। एक बात के आगे 10 लगाना वो खूब जानती थी। ईशा लोगों का अपना एक ग्रुप था। उसने क्लास में जाकर पता नहीं क्या ऑल्फो बकवास की। जुनैशा सर माहिद के आगे पीछे घूमती नजर आती है, उसकी गर्लफ्रेंड है भला भला। जुनैशा जब क्लास में आई तो कोमल और मायरा की जान में जान आई। उसे देखकर मायरा की खुशी में छुट्टी की थी। जोनी ने बैग रखते हुए पूछा। यार थकावट थी, सोचा छुट्टी कर लूँ तो ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए, पूरी फिल्म हो। मायरा तुम? जुनैशा ने कहा। चले यार, कैंटीन नाश्ता नहीं किया मैंने, कोमल ने कहा। वो तीनों कैंटीन गए। सुबह सुबह कैंटीन पर काफ़ी स्टूडेंट थी। अक्सर लड़कियां यहाँ आकर नाश्ता करती थी। वहाँ बीए की लड़कियां भी मौजूद थी जो जुनैशा को देख कर खुसर पुसर कर रही थी। जुनैशा ठहरी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा सीधा उनके सर पर पहुंची। क्या सरगोशियाँ चल रही हैं मुझे देख कर? हम तुम्हें सफाई नहीं देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, अलीशा ने कहा। आराम से बात करो, जुनैशा ने कहा। खुद जो करती फिर रही हो नज़र नहीं आता, हमारी तमीज़ तहजीब बड़ी नज़र आती है। ईशा की आवाज़ काफ़ी बुलंद थी, जिसकी वजह से लड़कियां आसपास जमा हो गई थी। क्या मतलब है इस बात का? ईशा ज़रा बताना पसंद करोगी? मायरा को गुस्सा आया उसके ऐसे बिहेवियर पर। यहाँ क्या मेलू ड्रामा चल रहा है? माहिद आवाज़ सुनते हुए यहाँ बाहर आया। तुम्हें पता है जुनैशा किसी की गर्लफ्रेंड कहलाना सबसे बड़ी लानत है, ईशा ने कहा, जबकि माहिद का दिमाग जुनैशा और गर्लफ्रेंड पर अटक गया। शट अप, जस्ट शट अप, क्या बकवास कर रही हो ये तुम? जुनैशा के सब्र की इंतहा यहाँ तक थी। आवाज़ ऐसे गजने बजने से सच बदल नहीं जाएगा, ईशा ने कहा। किंजा ने जितना सोचा था मामला कहीं ज़्यादा बढ़ गया था। माहिद गुस्से से कैंटीन की तरफ बढ़ा। कैसा सच है? जुनैशा के तो सर पर से गुजर रही थी उसकी बातें। वाह, कितनी मासूम बन रही है ये। सर माहिद के साथ रोज़ रोज़ गाड़ियों में आती जाती हो ना, ईशा ने जलते भुनते कहा। तब तक आया जी, मैम खदीजा को भी यहाँ बुला लाई थी। जुनैशा ने कड़ाकेदार थप्पड़ ईशा के मुंह पर मारा और गम और गुस्से की कैफियत से रोने लगी। जुनैशा सर माहिद की ताया अब्बू की बेटी है, ये बात मैम खदीजा ने कही। इनको बहुत गुस्सा आया। ईशा ने गलत फहमी में कॉलेज के माहौल को ख़राब कर दिया था। सब अपनी अपनी क्लास में चलें, मैम खदीजा ने गरजदार आवाज़ में कहा। तो सब अपनी क्लास में चले गए। अब मेरे साथ ऑफिस में आए। माहिद मुठ्ठियाँ भींचते हुए ईशा को खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। अभी तो जुनैशा ने उसके दिल में जगह बनानी शुरू की थी और ये सब वो उसको अच्छी ना भी लगती तो तभी उसे उसकी इज्जत का ख्याल था, जिसको इस लड़की ने पल में हवा में उड़ा दिया था। ये सब क्या था आयशा? ये सब करने आती हैं आप यहाँ? कोई किसी के साथ भी आए, आपको क्या मसला है? ये सब देखना हमारा काम है, आपका नहीं। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था, ईशा ने कहा। इतना बड़ा सीन क्रिएट करने के बाद आप मुझसे उम्मीद रखती हैं कि मैं माफ़ कर दूं आपको? इन सब में जुनैशा बिल्कुल चुप थी और माहिद ऑफिस के दरवाजे में खड़ा था। आपको 1 हफ्ते के लिए कॉलेज से स्टिक ऑफ किया जाता है और नेक्स्ट वीक जब आएँ तो हैवी फ़ाइन और अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, वरना किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं आप। ना गो, मैं खदीजा ने कड़क लहजे में कहा। वो जुनैशा की तरफ मुतवज्जो हुई, जिसकी रोते रोते हिचकियाँ बन गई थी। बेटा आप ठीक हैं? माहिद ऑफिस में आया। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ जुनैशा यहाँ एक और मिनट भी ना रुके, बात की बात देखी जाएगी कि आप ये यहाँ आएगी या नहीं।
माहिर ने गुस्से से कहा। जुनैशा को वहाँ से लेकर चला गया। माहिर ने गाड़ी रोकी तो जुनैशा जल्दी से उतरकर अंदर चली गई। हादिया और वसीम भी स्कूल गए थे। परवीन बेगम अपने कमरे में थी। माहिर जुनैशा के पीछे आया। वो बेड पर बैठकर रोए जा रही थी। बस करो जुनैशा, और कितना रोना है, सब ठीक है, माहिर ने गुस्से से कहा। उसका रोना इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज सबकी वजह से हुआ है, ना आप कॉलेज आते ना ये सब होता। उसने बड़े आराम से इल्ज़ाम माहिर के सर डाल दिया। मेरी वजह से? माहिर ने चौंक कर कहा। अब उसकी गलती कहाँ से आ गई? हाँ बिल्कुल आपकी वजह से, जुनैशा ने खड़े होते हुए कहा। ईशा की बातें उसने सर पर सवार कर ली थी, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। उसके अंदर का गुबार किसी पर तो निकलना था। फाइन, मेरा ही दिमाग ख़राब है जो तुम्हें चुप करवाने आ गया। जा रहा हूँ, माहिर ने कहा। जाएं जाएं, आपको बहुत सुकून मिल रहा होगा ना, मुझे ऐसे देखकर खुश हो जाएं, जुनैशा ने कहा। माहिर सर से पलटा। क्या कहा? फिर से कहना, जुनैशा को बाजू से पकड़ के अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। माहिर के इस रिएक्शन पर जुनैशा घबरा गई। लबों को कफ लग चुका था। पूछ रहा हूँ कुछ, माहिर ने काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहा। जुनैशा ने आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। आंसू अब भी लगातार बहते जा रहे थे। माहिर ने उसे आराम से छोड़ते हुए उसके आंसू साफ किए। यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। उसे बेड पर बैठा। वो महज एक गलतफहमी थी। कॉलेज में सबको नहीं पता कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ। इस लड़की ने जो भी किया वो और कहा बहुत गलत था। उसे अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही थी तो उसे तमाशा करने की बजाय तुमसे पूछ लेना चाहिए था। अव्वल तो उसे तुम क्या करती हो, कहाँ आती जाती हो, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। खैर, अब सब क्लियर है। रोकर खुद को तकलीफ देना बंद करो। ताई अम्मी आएंगी और क्या सोचेंगी, मैं ख्याल नहीं रख सका तुम्हारा। माहिर ने फिर से जुनैशा के आंसू साफ किया। जुनैशा को और रोना आ रहा था। वो इसके कंधे पर सर रख कर रो दी। आई एम सॉरी माहिर, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया आपको, वो सोकर हुए बोली, जबकि माहिर का दिमाग इसी बात पर अटका था कि उसने इस बार भाई ने ही कहा था। अच्छा बस उठ के फेस वॉश करो, और किसी को भी ये बात बताने की ज़रूरत नहीं। 12 बजे के करीब हुमैरा और शबाना वापस आई तो जुनैशा को घर देखकर हैरान हुई। जुनैशा जाकर हुमैरा के गले लगी। मामा, आप बगैर बताए ही मिले ही चली गई, बहुत मिस किया मैंने आपको। मिस यू टू बेटा, बस जाना ज़रूरी था, उन्होंने सर पर प्यार देते हुए कहा। चाची आप कैसी हैं? चाची आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। जुनैशा ने उन्हें पानी वगैरह दिया जब तक माहिर भी बाहर आ चुका था। खैरियत, तुम आज घर हो? हमारा बेगम ने पूछा। जी मामा, वो बस बाजू में थोड़ी दर्द थी तो नहीं जा सकी। माहिर, बेटा आप क्या सोच रहे हैं? हमारा बेगम ने पूछा, जो इन सब में खामोश बैठा था। कुछ नहीं ताई अम्मी, अब वो क्या बताता, वो कुछ बड़ा सोच रहा है, अब पता नहीं उसे हासिल होगा या नहीं। जुनैशा सोने के लिए लेटी तो उसे माहिर का ख्याल आया। इतने भी बुरे नहीं जितना मैंने समझा हुआ है। वो सोच के मुस्कुराई। क्या बात है, आप ही अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं, हमें भी बताएं। हसीब ने जानना ज़रूरी समझा। नहीं बता रही, फिर नींद आ रही है, सोने दो, गुड नाइट। रात को माहिर परवीन बेगम के कमरे में आया। आओ मेरे बच्चा, परवीन बेगम ने तस्वीर साइड पर रखते हुए कहा। माहिर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और उनके हाथ अपने सर पर रखते, क्या बात है बेटा, कोई टेंशन है? परवीन बेगम ने कहा। दादो आपसे कुछ मांगो, इनकार तो नहीं करेंगी? नहीं, मैं क्यों करूँगी इनकार अपने बच्चे को? फिर जुनैशा मुझे दे दे, शादी करना चाहता हूँ इससे। माहिर सीधा मुद्दे पर आया। माहिर तुम सच कह रहे हो, क्योंकि उसने परवीन बेगम के दिल की बात कर दी थी। वो भी हमेशा उसे अपने सामने देखना चाहती थी। मेरी भी यही ख्वाहिश है बेटा, मैं बड़ों से मशवरा करके तुम्हें बताऊंगी। मशवरा नहीं दादो, जवाब हाँ होना चाहिए, माहिर ने बैठते हुए कहा। इंशाल्लाह, परवीन बेगम ने कहा। थैंक यू सो मच दादो, आई लव यू। माहिर ने उनकी परेशानी पर प्यार देते हुए कहा। खुश रहो मेरी जान। सॉरी जुनैशा, मुझे बगैर तहकीक किए कुछ नहीं कहना चाहिए था। जुनैशा जब क्लास में इंटर हुई तो अलीशा वहाँ पहले से मौजूद थी। किंजा को रह रहकर खौफ खाया जा रहा था, कहीं वो उसका नाम ना ले दे। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम किसी को भी लेकर खुद सोचने से बेहतर है देख और परख लिया जाए। हर बार नज़र सही जाविये से नहीं देखती, जुनैशा ने नॉर्मली कहा। उसके बोलने में गुस्सा दूर दूर तक नहीं था। शुक्रिया, अलीशा कहते हुए एक नज़र किंजा पर डाले चली गई। इतनी आसानी से माफ़ कर दिया? कोमल को गुस्सा आया। हाँ, अब मज़ीद बात बढ़ती तो तमाशा बन जाता। बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी इससे गलती हुई, इसने एक्सेप्ट की और सॉरी किया। तल्ख रवैया रखने के लिए कोई वजह नहीं रही। ख्वाह दिल में गुबार रखने से खुद का ही नुकसान होता है।
जुनायशा ने कोमल की बात का जवाब दिया, लेकिन किंजा को शर्मिंदगी ने आ घेरा। उसे अपना आप जुनायशा के सामने छोटा लगा। उसने छोटी सी बात पर कितना सुनाया था जुनायशा को, और यह सीन भी किंजा की शरारत की वजह से बना। आई एम सॉरी जुनायशा, किंजा सिर्फ दिल में कह सकी। सामने वालों की गलतियों को दिल में रखने से नुकसान होता है, इसलिए माफ़ करना सीखें। अरे यार रुको, कोमल सर पर हाथ मारकर भागी। इसे क्या हुआ? जुनायशा ने पूछा। पता नहीं, किंजा ने सामने उकचाए। ईशा, तुम्हें तो मैम ने कॉलेज आने से मना किया था ना, फिर तुम आज क्या कॉलेज कैसे? वो अम्मी ने मैम से काल से पर माजरत की थी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। सुबह आते हुए मैं भी साथ आई थी, मैम को दोबारा सॉरी कहा। अगर तुम अपने दिमाग से काम लेती तो तुम्हारी अम्मी को शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। कोमल ने वापस क्लास में जाते हुए कहा। कहाँ गई थी तुम? जुनैशा ने पूछा। ईशा से पूछा कि वो आज कॉलेज आ गई कॉलेज आज, कोमल ने बताया। जाहिर सी बात है, माजर करके ही आई होगी वो, किज़ा ने कहा। जुनैशा ने कोई रिएक्शन ना दिया। आज माजिद की जगह कोई न्यू फीमेल टीचर उनका लेक्चर लेने आई थी, क्योंकि सर अब्दुल को जल्द ही लेक्चरार मिल गई थी। उन्होंने माजिद को बताया तो उसने मज़ीद कंटिन्यू करना मुनासिब नहीं समझा। उसका हरगिज़ दिल नहीं था कि जुनैशा दोबारा इस कॉलेज में आए, लेकिन किसी और की गलती की सज़ा वो जुनैशा को नहीं दे सकता था, इसलिए उसने इश्तार और ज़ुबान दोनों पर काबू रखा, वरना सबको बताना पड़ता। क्यों नहीं वो उसे कॉलेज जाने दे रहा। मज़ीद मसाइल बनते। जुनैशा का तो मूड ही ख़राब हो गया था। कम अज़ कम आज वो माजिद से क्लास लेने वाली थी। खुशी खुशी लगता है सर माजिद के 10 दिन 3 या से 4 दिन में ही पूरे हो गए। जुनैशा ने जलते भुनते कहा। हाँ यार, मुझे ये मैम ज़रा अच्छी नहीं लग रही, मायरा ने कहा। सेम, कोमल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जोनी, तुम इनसे कहो दोबारा ज्वाइन कर लें, कोमल ने मशवरा दिया। नहीं, मुझे क्या पड़ी, रहने दो, जुनैशा ने लापरवाही से शाने पुचाए। हमेरा को परवीन बेगम ने अपने घर बुलाया। वो और शबाना उनके रूम में मौजूद थे। परवीन ने जुनैशा के बाबा से रिश्ते की बात की तो उन्होंने बाहमी माशवरे का कहकर हमेरा और शबाना दोनों से उनकी राय ली जाए। आखिर को दोनों बच्चे उन्हें अजीज़ थे, वो उन्हें चाहते थे, किसी भी तरह से किसी को मजबूर किया जाए। मैंने यहीं तुम दोनों को एक ख़ास बात के लिए बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि माहिरत का रिश्ता जुनैशा से हो जाए, इसी तरह जुनैशा हमारी आंखों के सामने रहेगी। दूसरी बात, घर की बेटी है, लेकिन जुनैशा इस वक्त ये जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकेगी। आप तो जानती हैं, फ़िलहाल कोई काम नहीं आता उसको। मैरा ने वजह बताई तो ऐसा ऐसा सीख जाएगी, शबाना ने कहा। बेशक जुनैशा इसका घर के लिए और माहिर के लिए बेस्ट ऑप्शन थी। आप माहिर से इसकी मर्ज़ी पूछ लें। मैरा बेगम ने हथियार डाले। उसकी तरफ से हाँ ही होगी, उसको भला क्या एतराज़ होगा। जुनैशा से भी मैं खुद बात कर लूँगी, परवीन ने कहा। जैसे आपको ठीक लगे। हमारा दिल ही दिल में जुनैशा के लिए दुआ गो थी कि यह फ़ैसला उसके हक़ में बेहतर हो। माहिद बहुत खुश था कि उसकी दादों ने बात कर ली। उसे बस अब जुनैशा के जवाब का इंतज़ार था। रात के वक़्त परवीन बेगम जुनैशा के घर आई। वाह दादो, व्हाट अ सरप्राइज़। जुनैशा खुशी से चहकती हुई उनसे मिली। ख़ास तुम्हारे लिए आई हूँ, उन्हें हसीब और हादिया को प्यार करते हुए कहा। अच्छा जी, तो मेरे लिए ख़ास आई हैं, कोई वजह? जुनैशा ने पास बैठते हुए पूछा। हाँ, है ना वजह। मैंने हादिया और हसीब को बाहर भेजा। देखो बेटियाँ वालिदैन की सबसे अहम जिम्मेदारी होती हैं। हम अपने घर तो उन्हें खुश रख लेते हैं, लेकिन उनके नसीब पर परख कर नहीं देख सकते कि किसका अच्छा होगा। जैसे जैसे परवीन बेगम बात कर रही थी, जुनैशा का दिल सिकुड़ता जा रहा था। अब उसके सर पर ये कौन सा धमाका होने वाला था। उसने परेशान नजरें अपनी माँ को देखा तो उन्होंने अपने हाथ उसके हाथ पर रखकर तसल्ली दी। हम सब बड़ों ने मिलकर फैसला किया कि तुम्हें माहिर की दुल्हन बनाया जाए, परवीन बेगम ने कहा। क्या? उसकी हैरत से आंखें फटने को थीं। लेकिन दादो, वो भाई हैं मेरे, जुनैशा ने कहा। हाँ, तो सगा भाई तो नहीं है, भाई के सिर्फ तुम्हारा हसीब है। जोनी, मेरा बच्चा, मेरी भी ये दिली मुराद है, उन्होंने उसके दोनों हाथ चूमते हुए कहा। मुझे पता है तुम मुझे नाउम्मीद नहीं करोगी। परवीन बेगम की बात सुनकर और उनका मान देखकर उसमें हौसला नहीं था कि वह इनकार करे। जी, जैसे आपके हैं, उसने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा। उन्होंने खुशी से उससे अपने गले लगाया। जुनैशा के गले में आंसू का फंदा अटक गया। ऐसा नहीं था वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन यह सब इतना अचानक कबूल करना लड़की के लिए मुश्किल अमर होता है। हम जल्द ही शादी की तैयारियां करेंगे। मैं जल्द अज जल्द अपने पोते पोती की खुशियाँ दे चाहती हूँ, लेकिन दादू, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। जुनैशा ने फट से उनसे अलग होते हुए कहा। मेरा बच्चा, माहिर को तुम्हें पढ़ाई में मदद करेगा, देखती हूँ कौन छुड़ाता है तुम्हारी पढ़ाई। परवीन बेगम
बेगम सोच कर आई थी वो शादी की ही बात करेंगी, जुनैशा का ख्याल करते हुए। कोई लंबी चौड़ी रस्में भी ना होंगी। वो बहुत खुश थी। वाहिद बेचैनी से उनके पास बैठा, जो आपका इंतज़ार कर रहा था, जो कब से इधर उधर की बातें किए जा रही थी लेकिन असल मुद्दे पर नहीं आ रही थी। बताए ना दादो, कब से यहाँ वहाँ की बातें कर रही हैं, आप असल बात कर ही नहीं रही। ऐसा हो सकता है मेरा लाडला कोई कुछ ख्वाहिश करे और मैं वो पूरी ना करूं। उन्होंने बाहें फैलाते हुए खुशी की खबर सुनाई। वो भी खुशी खुशी उनके साथ में चला गया। आप दुनिया की बेस्ट दादो हैं। माहिर ने उनकी नाक खींचते हुए कहा, एक बात आओ मेरे दस्तरस में। जुनैशा मैडम सारे हिसाब किताब करूँगा, वो ख्यालों में उससे मुखातिब था। जुनैशा ने जब से रिश्ते की बात सुनी थी कमरे में आकर रोई जा रही थी और वहीं लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। अल्लाह ने जो नसीब में लिखा था उसे वही मिलना था। एक हफ्ते बाद जुनैशा और माहिर की शादी की तैयारियां रूज पर थीं। जबरान और इमरान को आए हुए 2 ही दिन हो गए थे। घर में शादी का इशू था। जब शादी का शोर था। जब से जुनैशा और माहिर के रिश्ते की बात हुई थी तब से ही इन दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। माहिर भी उसे वक़्त दे रहा था। जुनैशा ने कोमल, मायरा, मैम इशरत और मैम खदीजा को इनवाइट किया था। ज़्यादा लोगों को नहीं। मायरा और कोमल तो बहुत खुश थीं। उनको शुरू से ही माहिर की पर्सनैलिटी पसंद थी। अब तो वो जीजू बनने जा रहा था। आज उनकी मेहंदी थी, कल बारात और परसों वलीमा। जुनैशा ने कॉलेज से सिर्फ 2 वीक ही ऑफ लिया और बाद में वो फिर से कॉलेज ज्वाइन करने का इरादा रखती थी। मेहंदी वाली जुनैशा को मेहंदी लगा रही थी। इतना छोटा और छुपा के नाम लिखना कि जीजू को ढूंढने हुए मुशक्कत उठानी पड़े। कोमल ने शरारत से कहा। माहिर के जिक्र पर जुनैशा की रंगत में सुर्खी घुल गई। अब इनका नाम सुनकर ही शर्म आती थी। मैं देख रहा हूँ, खुद बताऊँगा, हसीब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अच्छा बता लेना। जुनैशा ने मुंह बिगाड़ा। मेहंदी का फंक्शन घर में ही रखवाया गया था। जुनैशा ने पीले रंग का लहंगा जेब तन किया हुआ था, हल्का हल्का मेकअप भी किया। कोमल ने उसे फूलों से कई गजरे पहनाए और फूलों से बना टिक्का पहनाया। माहिर ने सफ़ेद सलवार कमीज पहनी थी, ब्लू कलर की वास्टिक पहनी थी। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। परवीन बेगम तो बार बार बुलाएं ले रही थी। परवीन बेगम, जबरान और शबाना अपने मेहमानों के हमरा जुनैशा के घर तशरीफ़ लाए। जबरान और हुमैरा ने उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। जुनैशा को घर में बने स्टेज पर ला कर बिठाया। परवीन ने अपनी पोती की नज़र उतारी। शबाना ने उस पर से पैसे वारे। फिर सबने रस्म करनी शुरू की। जब जुनैशा के मामा बाबा उसे मेहंदी लगाने आए तो उसे अपने ज़ब्त की तनाबें टूटती हुई महसूस हुई और वह जबरान के कंधे पर सर रख कर रो दी। बस बेटा, अब तुम चाहती हो कि हम भी रोएं? उसका आंसू से तर चेहरा साफ करते हुए पेशानी को चूमा। हुमैरा बेगम ने भी दिलासा दिया। हसीब और हादिया ने जुनैशा को दोनों रुखसानों पर प्यार दिया। मेहंदी लगाई। हसीब जुनैशा के करीब मिठाई ले गया। जैसे ही उसने खाने के लिए मुंह खोला उसने वो खुद खा ली तो सब ही हंस पड़े। आपी कब से इतनी खाई है, मुझ मासूम को भी खाने दें। हसीब ने जुनैशा की नाक जोर से दबाते हुए कहा। कैमरामैन ये सारी खूबसूरत लम्हे अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था। मायरा कोमल ने भी रस्म अदा की, जबकि माहिर तो जुनैशा को देखने के इंतज़ार में था। हादिया ने जुनैशा की प्यारी प्यारी तस्वीरें माहिर को सेंड की। माहिर ने जल्दी से ओपन की। जुनैशा को अपने रंग में रंगे देख माहिर को वो सीधा दिल में उतरती मसूई महसूस हुई। बस थोड़ा सा वक़्त और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी पनाहों में होगी। माहिर उसकी तस्वीर से मुखातिब था। आज बारात थी। वो दोनों घरों में कोई इधर से उधर जा रहा था। सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। ब्यूटिशियन जुनैशा को तैयार कर रही थी। जोनी, आपी मेरे जूते पता नहीं कहाँ हैं, मिल नहीं रहे। हसीब ने अपना रोना रोया। मैं ढूंढ के देती हूँ, आपी को तंग ना करो। हादिया उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। माहिर ने गोल्डन इम्तियाज़ की शेरवानी जेबतन की थी। बारात पहुँचने का शोर था। माहिर धूमधाम से बारात लेकर दहलीज पर खड़ा था। जुनैशा का दिल पल पल सिकुड़ता जा रहा था। ज़िंदगी क्या से क्या होने जा रही थी। लड़कियों ने फूल फेंक कर उनका इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद नकाब वहाँ आया। उन्होंने बिस्मिल्लाह करके नकाब पढ़ाया। जुनैशा के हाथ इस कदर कांप रहे थे कि साइन करना मुश्किल हो रहा था। आंसू लगातार बहते जा रहे थे। हुमैरा और परवीन बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला दिया। माहिर ने तो आराम सुकून से साइन किए।
एहतजाबो कबूल के मराहल के बाद जुनैशा को स्टेज की तरफ बुलाया गया। माहिद तो अपनी शरीके हयात को देखकर सांस रोक गया कि ये ख्वाब हुआ तो टूट ना जाए। आज इस पर दुल्हन का रूप आया था, वो इसके लिए सजी थी। वो अल्लाह का जितना शुक्र करता कम था। जीजू हाथ तो बढ़ाएं। आर्या की आवाज़ से उसके सोचों का तसलसल टूटा। उसने जुनैशा की तरफ हाथ बढ़ाया। जुनैशा ने अपना हाथ उसके हाथ पे रखा तो मजबूती से थाम लिया गया। वो आज मुकम्मल हो गया था। जुनैशा से तो आंखें उठाना मुहाल था। सब मेहमानों को खाने की दावत दी गई। दूल्हा दुल्हन के सामने भी खाना रखा गया। माहिद ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जुनैशा टस से मस ना हुई। मिस्टर माहिद, क्या आप ये चाह रही हैं मिसिस माहिद, क्या आप ये चाह रही हैं कि मैं खुद आपको खिलाऊं? माहिद ने नवाला बनाते हुए पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं। जुनैशा की तो घबराहट ही ख़त्म नहीं हो रही थी। पक्की बात है, बाद में शिकायत ना करना दादों से कि पहले दिन ही भूखा मार दिया मैंने तुम्हें। नहीं करती, आप खाएं। आप नहीं खा रहा, तुम भूख रहो और मैं खाना खा लूँ, नॉट फेयर। उसने वही नवाला छोड़ दिया और वेटर को इशारा किया कि वो खाना ले जाए। वाहिद, क्या कर रहे हैं? जुनैशा ने दांत पीसे। अस्तगफुरुल्लाह, अभी तो कुछ नहीं किया, फिर ये इल्ज़ाम। वाहिद ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा। उफ, जुनैशा तो सुरख हो गई। हाँ, सदके इन रंगों के जो मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर आए, माहिद ने सरशार होकर कहा। यहीं पर जुनैशा लाजवाब हो गई। उसके पास ऐसी बातों का कोई जवाब नहीं था। रुखसती का वक़्त आया तो जुनैशा फुट फुट कर रो दी। उसका दिल भारी हो रहा था। आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, क्या होने वाला है, और माँ बाप के बगैर गुजारा वक़्त अलग रहा था। लेकिन ये दस्तूर है, बेटियों को माँ बाप के घर को खैराबाद कहना पड़ता है। जल्दी या देर सुबह से सब थक गए थे, इसलिए मज़ीद रस्में तर्क करके जुनैशा को माहिद के रूम में छोड़ कर आए। वो रूम में बैठी कन्फ्यूजन का शिकार थी कि क्या बात करेगी, क्या कहेगी। इसने आसपास नज़र दौड़ाई। हर तरफ फूलों की महक थी। माहिद दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, मुड़कर दरवाज़ा बंद किया। जुनैशा के तो पाँव से जान निकलती जा रही थी। हाथों की मुठ्ठियाँ ज़ोर से बंद किए वो खुद को काबू में रख रही थी। वो इसके पास आकर बैठा, इसको घूंघट पलट कर थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। वो अब भी ज़ोर से आंखें मीचे हुए थी। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर इन पर प्यार देकर आंखों को लगाया। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, जुनैशा ने ठहर ठहर कर कहा। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती मैं कितना खुश हूँ। वाहिद ने नफीस सा बेल्वेट उसकी कलाई की जीनत बनाते हुए कहा। जुनैशा बामुश्किल मुस्कुरा सकी। अपना पाँव आगे करो, माहिद ने ज़रा साइड पर होते हुए कहा। लेकिन क्यों? जुनैशा ने हैरानगी से पूछा। कहा करो तो सही। जुनैशा ने ऐसे ऐसे पाँव सामने किए। माहिद ने उसके पाँव में पायल पहनाई। जुनैशा ने जल्दी से पाँव पीछे कर लिए। बहुत प्यारी लग रही हो। माहिद ने उसकी माथा पट्टी को छूते हुए कहा। तुम कुछ नहीं कहोगी? उसने फिर से उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा। जुनैशा ने ना में गर्दन हिलाई। तुम खुश तो हो? खुदा खास्ता कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं उसको स्टेज पर बिठाया गया? उसने दिल में खदशा हुआ। जुनैशा ने लंबी सांस खारिज की। खुद को रिलैक्स करना चाहा पर कर ना पाई। रह रहकर उसे रोना आ रहा था। सिचुएशन को बोल दो। माहिद ने उसका चेहरा हाथ के प्याले में भरते हुए कहा। माहिद। जुनैशा ने उसके हाथ पर हाथ रखे। जी माहिद की जान, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं अपना आप नहीं संभाल पा रही। मैं क्या करूं, क्या कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। माहिर ने आस्था से उसको अपने सार में कैद किया। कुछ भी सोचने या कहने की ज़रूरत नहीं, खुद को रिलैक्स करो, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। हम मिलकर सब संभालेंगे। उसे खुद से अलग करते हुए उसके आंसू साफ किए और पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा और फिर से खुद में कैद किए उसे महसूस करने लगा। जुनैशा तो उसके लम्स की हद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माहिर, ये सब बहुत भारी है, मुझे चेंज करना है। अच्छा, कर लो चेंज, उसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। जुनैशा को दुपट्टे से पिन्स उतारते देख माहिद ने हाथ बढ़ाया। लाओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। उसने एक एक करके उसका दुपट्टा पिन से आज़ाद करवाया। दुपट्टा उसके सर से सिरक गया, बहुत भारी था। जुनैशा ने माथा पट्टी उतारते हुए कहा। माहिद ने उसके करीब होते हुए गले के हार की खोली। जुनैशा शीट हाथों में पकड़े आंखें बंद किए वहीं साकत हो गई। आंखें खोल सकती हूँ? उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए कहा।
मैंने तो देखी नहीं, आपने अपना नाम भी ढूँढना था इसमें से। जुनैशा की ज़ुबान फिसली, कोई दिखाएगा तो देखूँगा ना। उसने हाथ पकड़े हुए कहा। माहिर काफ़ी देर तो कभी एक का हाथ को देखता तो कभी दूसरे हाथ को। आखिरकार मेहंदी के नक्श में लिखे अपने नाम पर लफ्ज़ छोड़ा। जुनैशा ने हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन उसकी ग्रिप इतनी हल्की ना थी। हाथ छोड़ें, चेंज करना है। माहिर ने हाथ छोड़ दिया। वो लहंगा संभालते हुए बेड से उतरी कि अपना ही दुपट्टा उसके पाँव में अटका। वो बुरी तरह लटखड़ा आ गई। माहिर जल्दी से आगे बढ़ा, पर वो साइड टेबल का सहारा लिए संभल चुकी थी। तुम ठीक हो? माहिर ने उसका दुपट्टा अलग करते हुए कहा। जी जी। जुनैशा ने फिर से दुपट्टा लेना चाहा। उसे जी फील हो रहा था दुपट्टे के बगैर। महरम हूँ तुम्हारा, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। कमर के गिर्द बाजू हाइल करते हुए कहा। जाओ चेंज कर आओ। जुनैशा जल्दी से वहाँ से भागी। वो उसकी भर्ती पर मुस्कुराकर रह गया और फूल की पत्तियाँ साइड पर करते हुए लेट गया। 15 मिनट बाद वो सादा सी सफ़ेद कैपरी शर्ट, मुँह को धोकर बालों का रफ सा जूड़ा बनाए बाहर आए। उसे लेटे हुए देख बेड की दूसरी साइड पर जाना चाहा, और उसके अरादो पानी उसके बढ़े हुए हाथ में फेरा। वो खुद को मजबूत करती उसके हाथ में अपना हाथ देख चुकी थी। वाइन ने खींचकर उसे अपने साथ लटा लिया। भूख लगी है? अपने नाकर्दा बाल पीछे करते हुए कहा। आप सामने ही थे ना, कुछ नहीं खाया था मैंने। उसने शेरवानी के बटन देखते हुए कहा। अभी तक उसने चेंज नहीं किया था। ठीक है, मैं चेंज करके कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। नहीं, आप चेंज करें, मैं ले आती हूँ। कोई मसला नहीं, मैं ले आऊँगा। अरे नहीं, आप समझे नहीं रहे। सब क्या सोचेंगे? पहले दिन ही शोर को काम पर लगा दिया। उसने उंगलियां मरोड़ते हुए वजह बताई। वो लफ्ज़ शोर सुनकर खुश हुआ और गर्दन हिलाते हुए चला गया। वो किचन खाना लेने गई। वापसी पर उसका सामना इमरान चाचू से हुआ। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। बेटा, भूख लगी थी तो बता देती, खाना रूम में भिजवा देते। इमरान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। कोई बात नहीं चाचू, अब मैंने ले लिया है। उसने खाना लाकर बेड पर रखा। माइक का इंतज़ार करते हुए उसने खाना शुरू न किया, क्योंकि उसने जुनैशा की वजह से ही दिन में कुछ नहीं खाया था। वो ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र में नहाकर टावल से बाल खुश करते हुए बाहर निकला। तुम खा क्यों नहीं रही? माइक ने ड्रेसिंग के सामने खड़े होते हुए बालों को सेट करते हुए पूछा। आपका इंतज़ार कर रही थी। आपने भी तो नहीं खाया ना? बल्कि हनूज झुकी हुई खाने पर मरकूज़ थी। मुझे भूख नहीं, तुम खाओ आराम से, उसने पास बैठते हुए कहा। जुनैशा ने छोटे छोटे नवाले लेने शुरू किए। वो उसकी नज़रों से खाइश हो रही थी। साथ ख्याल भी था, साफ झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं खाया। उसने छोटा सा नवाला बनाकर माहिर की तरफ खाने की गर्ज से किया। मैं खाऊं? उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए मसनूई हैरानगी से कहा। नहीं, आपके फ्रिज थे। उसने मुंह बनाया। एक तो वो खिला रही थी, ऊपर से उसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे थे। वो उसका हाथ करीब करते हुए नवाला ले चुका था। शुक्रिया। तो नैशा ने जल्दी से खाना खाया। वो बस किसी तरह उसकी नज़रों के सामने से गायब होना चाहती थी। ट्रे वहीं परे टेबल पर रखते हुए लेट गई। जमाहिर ने पुश्त से उसे अपने सार में लेकर उसका रुख अपनी तरफ किया। वो उसके दोनों रुखसार पर झुकते हुए अपना लम्स छोड़ रहा था। सुनैशा के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लंबी सांस लो, खुद को पुरस्कून करो। उसे माहिर की आवाज़ कान में सुनाई दी। आप पीछे हैं? नींद आई है? प्लीज़, आप पीछे हो? नींद आई है? प्लीज़ सो जाओ। उसे पूरी तरह खुद में कैद किए कंफर्टर खुद पे और उस पर बराबर करते हुए कहा। सुनैशा भी अपना नरम आसार उस पर मजबूत करते नींद की वादियों में उतर गई। सुबह सुनैशा की आँख खुली तो फजर का वक़्त था। वो माहिर के बाजू हटाते हुए उठी। वज़ू किया। माहिर उठ जाए, उसने माहिर का कंधा हिलाते हुए उसे उठाने की कोशिश की। सुनैशा भी नींद की पक्की थी, नई जगह थी, इसलिए जल्दी आँख खुल गई। माहिर ने ज़रा सी आंखें खोली, करवट बदल कर सो गया। माहिर उठे ना, अब की बार। जुनैशा ने अच्छी तरह झंझोड़ा और खुद नमाज़ पढ़ने चली गई। माहिर उठा और शावर लिया और नमाज़ पढ़ने चला गया। जब तक वह वापस आया, जुनैशा वापस से सो चुकी थी। जुनैशा उठो, जाकर नाश्ता बनाओ मेरे लिए, हुक्म सादर हुआ। जुनैशा जाग चुकी थी, लेकिन उसे पता था वो मजाक कर रहा है। माहिर प्लीज़, उसने बैठते हुए कहा। ओके, सॉरी सो जाओ। उसने मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क किया तो वो लेट गई। वलीमे के फंक्शन के लिए जुनैशा ने लॉन्ग लाइट पिंक कलर की मैक्सी पहनी थी। उसके बरकस माहिर ने 3 पीस सूट पहना था। सब मेहमान आ चुके थे, बस नई नवेली जोड़ी का इंतज़ार था। कुछ भी सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना।
जुनैशा ड्रेसिंग के सामने खड़ी खुद का जायज़ा ले रही थी जब उसे माहिर की कही बात से याद आई। कितना सुकून था उसके दिल में। वो खामखा परेशान थी, अकेले के लिए मुस्कुराया जा रहा है। माहिर ने उसे पीछे से आसार में लेते हुए कहा, कितने मुकम्मल लग रहे थे वो दोनों एक साथ। जुनैशा ने आंखें बंद करके उसके लम्स को महसूस किया और उसकी तरफ पलटी। मैंने कुछ पूछा है? अगर मैं कहूँ आपको सोचकर ही मुस्कुरा रही थी तो वो मुझे जानकर ये खुशी होगी कि तुम मुझे सोच रही हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे सोचो, मेरी वजह से मुस्कुराओ। नाक से नाक मिस करते हुए वजह लहजे में कहा। सब इंतज़ार कर रहे होंगे, चलें? जुनैशा ने उससे पीछे करते हुए कहा। जी ज़रूर। वो एक दूसरे के संग चलते हुए स्टेज तक आए। माशाल्लाह नज़र न लगे मेरे बच्चों को। परवीन बेगम ने आगे बढ़कर नज़र उतारी। खुशगवार माहौल में सब ने खाना खाया। जुनैशा भी सुकून से खाना खा रही थी, लेकिन माहिर खाना कम उसे देख ज़्यादा रहा था। माहिर नाककर में सब देख रहे हैं, उसने तंग आकर कहा, तो देखने दो, मुझे नहीं परवाह। माहिर ने आँख बंद की। फिर सारी फैमिली की एक तस्वीर ली गई। एक दूसरे के लिए बने थे। कुदरत ने उनको एक दूसरे के नसीब में लिखा था, इसलिए उनके दिलों में जगह भी बना दी थी। बहुत अच्छा नावल था। बहुत अच्छा नावल है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह